होंगे शहर नगर प्रभु का भवन। झांग फैंग ने तारीख देखी और महसूस किया कि चूहे जल्द ही आ जाएंगे। दूसरी तरफ के ओक राज्य के बारे में झांग फैंग को केवल अफवाह माना जा सकता है। वह नहीं जानता कि यह कैसा दिखता है और क्या उसने जो योजना बनाई है वह काम करेगी। वो केवल यह आशा कर सकता है कि चूहा दाकियांग और अन्य लोग अच्छी तरह से चले जाएं। शुरुआती चरण में झांग फैंग ने कोई उपयोगी जानकारी नहीं मांगी जब तक कि वो एक मजबूत पैर जमा सकता था। जब मैं इस उपाय के बारे में सोच रहा था तो अचानक बिल्ली के कान वाली लड़की आश्चर्यचकित होकर दौड़ती हुई आई। मास्टर, दकियांग चूहे से खबर है। हाल ही में ये देखकर कि विंसर के पास करने को कुछ नहीं है, झांग फैंग ने चूहे के साथ संपर्क करने का काम बिल्ली कान वाली लड़की को सौंप दिया। कैट एर्नियांग स्वाभाविक रूप से तैयार है। जब तक वो झांग फैंग की मदद कर सकती है वह बहुत खुश होगी। नहीं, जब उसने चूहा डाकियांग की खबर सुनी तो वह झांग फैंग से भी अधिक उत्साहित महसूस कर रही थी। क्या कहा आपने? झांग फैंग ने विंसर के बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए पूछा। खैर, ये सब यहाँ है। कैट एर्नियांग ने चर्मपत्र का एक टुकड़ा निकाला जिस पर कॉल रिकॉर्ड लिखा था। झांग फैंग ने इसे ध्यान से देखा, लेकिन इसे पढ़ने के बाद उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। यह वह नहीं है जो उसने सोचा था। ओक साम्राज्य उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बंजर है। बेशक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि डांगा साम्राज्य अपेक्षाकृत दूरस्थ है, लेकिन दाकियांग शी का अनुमान है कि स्वर्गीय वुल्फ साम्राज्य को छोड़कर वहां के अन्य राज्य बहुत मजबूत नहीं होंगे, भले ही वे डांगा साम्राज्य से ज्यादा मजबूत हों, क्योंकि वहां के ओर्क्स के संसाधनों पर स्वर्गीय वुल्फ साम्राज्य का एकाधिकार है। झांग फैंग को अचानक प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। उसे लगा कि स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य हर 10 साल में एक बार राष्ट्रीय युद्ध में क्यों शामिल होने जा रहा था, क्योंकि संसाधन पर्याप्त नहीं थे। यह मानते हुए कि वहां संसाधनों की कुल संख्या निश्चित है, ऑक्स की प्रजनन दर मजबूत है और कोई आपातकालीन उपाय नहीं है, ऑक्स की आबादी बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे संसाधन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। जब अधिक संसाधन प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है तो युद्ध स्पष्ट रूप से जनशक्ति का उपभोग करने का एक बेहतर साधन है। बेशक स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य इतना शक्तिशाली है कि स्वाभाविक रूप से खुद को भस्म करना असंभव है, इसलिए अन्य देशों को लड़ने दें। कितना क्रूर! झांग फैंग ने आह भरी। उसे लगा कि उसका अनुमान बहुत संभव था। अगर यह सच है तो मुझे कहना होगा कि स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य का सम्राट एक नायक है। हालांकि अगर यही मामला है तो क्या मैं अपना विचार बदल सकता हूँ? झांग फैंग ने भौहें सिकोड़ी और सोचा। कैट एर्नियांग आज्ञाकारी ढंग से खड़ा था। झांग फैंग को उत्सुकता से घूर रहा था। यह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उसका चेहरा बदलता रहा। झांग फैंग ने बहुत सरलता से सोचा, चूंकि स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य और वहां के अन्य राज्य संसाधन कारणों से विरोधी स्थिति में हैं, क्या झांग फैंग उनके रिश्ते में अंतर कर सकता है? एक या दो साधारण राज्य निश्चित रूप से सिरियस साम्राज्य के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि सभी राज्य एक साथ हों, ये कहना असंभव है। हालांकि झांग फैंग ने ये भी सोचा कि अगर वह छोटे देशों को एकजुट करने के मुद्दे के बारे में सोच सकता है तो दूसरी पार्टी इसके बारे में सोच सकती है, लेकिन कोई भी सीरियस साम्राज्य के खिलाफ एकजुट नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि वे जान सकते हैं, लेकिन एकजुट होने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार आप गारंटी नहीं दे सकते कि कोई आपको धोखा देगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक साथ प्रयास किया और फिर प्रतिरोध विफल हो गया, जो कि संभव भी है। चाहे किसी भी तरह की संभावना हो, ये झांग फैंग के लिए एक कठिन चुनौती है। लेकिन यही तो समझ में आता है ना? फिर मामले पर वापस आते हैं। चूंकि इन ओक राज्यों में कई संसाधन अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, तो वह संबंधित संसाधन प्रदान कर सकता है और खुफिया जानकारी के लिए संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता है। और भी अधिक चीजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। यदि वो विरोधी ओक साम्राज्य को विघटित कर सके और स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य को आसानी से पराजित कर सके, तो झांग फैंग एक सपने से हंसते हुए जाग जाएगा।
जल्द ही झांग फैंग ने एक योजना बनाई। अपनी ताकत को बढ़ाना तो जारी रखना ही चाहिए, लेकिन दूसरी जगहों पर कुछ बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए, इन ओक देशों के साथ व्यवहार में फिलहाल उनके खिलाफ बल प्रयोग की जरूरत नहीं है। चूंकि दूसरे पक्ष के पास सामग्री की अपेक्षाकृत कमी है और वह बहुत अमीर भी नहीं लगता है, इसलिए अर्थव्यवस्था से शुरुआत करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। इस बारे में सोचने के बाद झांग फैंग को होश आया। उसने कैटेर नियान के लंबे काले बालों को बिखेरा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, जब आप डाकियांग माउस को संदेश का उत्तर दें तो बस कहें। कैटेर नियांग ने जल्दी से एक कलम और कागज निकाला और झांग फैंग ने जो कुछ कहा उसे शब्दशः लिख लिया। अच्छे गुरु, मैं उनसे संपर्क करने जा रहा हूँ। माओ इरनियान को जल्दी से जाते देख झांग फैंग ने अपनी थोड़ी को छुआ। उसे लगा कि अब कुछ बातें एजेंडे में रखने का समय आ गया है। अप्रैल में सुदूर उत्तर में गर्मी बढ़ने लगी। हालांकि बर्फ अभी तक पिघली नहीं है, लेकिन 2 दिनों से बर्फबारी नहीं हुई है। ऊपर गर्म सूरज को देखकर हर कोई जानता है कि वसंत आ रहा है। हर किसी के अच्छे मूड की तरह आज होंगे चिंग में भी एक खुशी का माहौल है। होंगे बैंक आधिकारिक तौर पर खुल गया है। कुछ लोगों ने बैंक शब्द बहुत सुना है, लेकिन उनमें से अधिकांश ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। झांग फैंग ने पहले भी एक बार इसका उल्लेख किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से बैंक जनता के लिए खुला नहीं था। ये सुनने के बाद कि होंगे बैंक शहर के स्वामी द्वारा बनाया गया था, होंगे शहर के सभी लोग उत्साहित थे। वाणिज्यिक सड़क की सबसे अच्छी स्थिति में एक ऊंची और सीधी इमारत जमीन से ऊपर उठती है। यह इमारत 10 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 6 मीटर ऊंची है, यानी 60 मीटर से अधिक ऊंची इमारत। मनुष्य और ओर्क दोनों इसके अंदर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं। यह वर्तमान में होंगे शहर की सबसे ऊंची इमारत है और पूरे बक किंगडम की सबसे ऊंची इमारत है। सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़े होकर आप पूरे होंगे शहर को देख सकते हैं। इस भवन का निर्माण कार्य काफी समय पहले से चल रहा था और अब इसका निर्माण पूरा हो गया है। सूंघने की तीव्र क्षमता वाले उन व्यापारियों ने पहले से ही इस जगह को लक्ष्य बना रखा है और यहाँ दरवाजा खोलने की तैयारी के बाद वे एक दुकान किराए पर लेंगे, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, वे इसे ले लेंगे। लेकिन आज मुझे पता चला कि यह स्थान श्री झांग फैंग के निजी उपयोग के लिए है और इसे किराए पर नहीं दिया जाएगा। चूंकि श्री झांग फैंग ने इसे किराए पर देने की योजना नहीं बनाई थी, हालांकि हर कोई निराश था, उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि श्री झांग फैंग यहाँ क्या करने जा रहे हैं। आज भी जब लोग इमारत पर लटके हुए 4 अक्षर होंगे बैंक देखते हैं तो वे थोड़ा हैरान हो जाते हैं। किनारा, यह क्या है? जल्द ही झांग फैंग ने उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया। उसी दिन होंगे बैंक ने अपने दरवाजे जीवंत रूप से खोले और शहर के लगभग सभी लोग देखने के लिए आए। क्या आप इस बैंक में सोने के सिक्के रख सकते हैं? यदि यहाँ सोने के सिक्कों की हानि और क्षति जैसी समस्याएं होती हैं, तो बैंक पूरी जिम्मेदारी लेगा। यह अच्छी बात लगती है। मैं उन सोने के सिक्कों को घर पर रखता हूँ और मुझे हर दिन चोरी होने की चिंता रहती है। अगर कोई मुझ पर इतना भरोसा करता है कि वह मुझे उन्हें रखने में मदद करे, भले ही मुझे थोड़े ज्यादा सोने के सिक्के देने पड़ें। क्या कहा तुमने? हमारे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। इसके बदले में वे हमें ब्याज देंगे। रुको, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। बैंक हॉल में मनुष्य और ओर्क्स एक दूसरे को देख रहे थे। बैंक उनके लिए सोने के सिक्के तो रखता ही है, साथ ही उन्हें पैसे भी देता है। ये संभवतः विपरीत है। हालांकि दोबारा जांच करने पर बैंक के कर्मचारियों ने यही बताया। वर्तमान में बैंक में सिक्के जमा करने के 3 विकल्प हैं। पहला चालू है, यानी आप इसे अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं और वार्षिक ब्याज दर 1000वां है। दूसरा एक नियमित 3 महीने की अवधि है, जिसका अर्थ है कि जिस क्षण से आप पैसे बचाते हैं, आप 3 महीने बाद ब्याज प्राप्त कर सकते हैं और वार्षिक ब्याज दर 2000वां है। यदि आप इसे 3 महीने के भीतर निकालते हैं
तो कोई ब्याज नहीं होगा। तीसरा नियमित 6 महीने का होता है, जिसका मतलब नियमित मार्च जैसा ही होता है, यानी समय लंबा होता जाता है और ब्याज बढ़ता जाता है। 6 महीने के नियमित की वार्षिक ब्याज दर 3/1000 है। फिलहाल तो केवल ये 3 ही विकल्प हैं, लेकिन कर्मचारियों के अनुसार भविष्य में नियमित रूप से 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या यहाँ तक कि 3 वर्षीय विकल्प भी होंगे और उस वर्ष ब्याज दर बहुत अधिक होगी। किसी और बात का जिक्र किए बिना बस इतना ही कहूँगा कि यह सबसे कम ब्याज और सबसे लचीली मौजूदा बचत है। अगर आप 10,000 सोने के सिक्के बचाते हैं तो आपको 1 साल बाद 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि 10,000 सोने के सिक्कों की तुलना में 10 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आप जानते हैं, यह आपको मुफ्त में दिया गया है और यह बैंक ही है जो इसे आपके लिए रखता है। यदि सोने के सिक्के चोरी होने जैसी समस्याएं होती हैं, तो बैंक पूरी जिम्मेदारी लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप सोने के सिक्के होंगे बैंक में रखेंगे, जब तक आप वाउचर लेकर उन्हें कहीं और नहीं ले जाएंगे, तब तक पैसा हमेशा वहीं रहेगा और कोई भी उसे ले नहीं सकता। बेशक इसमें भरोसे का मुद्दा शामिल है। आप होंगे बैंक पर भरोसा क्यों करते हैं? हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगभग कोई भी विचार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह बैंक श्री झांगफैंग द्वारा खोला गया है। बस इतना ही काफी है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस होंगे बैंक को महारानी इसाबेल का भी समर्थन प्राप्त है। होंगे बैंक के पीछे न केवल होंगे शहर है, बल्कि मास्टर झांगफैंग और पूरा बक किंगडम भी है। इसलिए बैंक की ऋण योग्यता पर सभी को पूर्ण विश्वास है। तो अब समस्या बहुत सरल है। आपको केवल यह विचार करना है कि आपको कितने सोने के सिक्के बचाने की आवश्यकता है और उस तरह की योजना काम करेगी। इसलिए बैंक के कार्य को समझते ही क्षण भर में अनगिनत लोग बैंक छोड़कर पैसा लेने के लिए घर भाग गए। यहाँ तक कि वे व्यवसायी भी अपवाद नहीं हैं जिन्हें अपने पास भारी मात्रा में नकदी की आवश्यकता होती है। आखिरकार यह आपका पैसा व्यर्थ है। मौजूदा अवधि के लिए बचत करें। जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो इसे निकाल लें और जब आपको इसकी ज़रूरत न हो तो इसे बैंक में जमा करके ब्याज बढ़ाएं। क्यों नहीं? आखिरकार जब आप अपने हाथों में पैसे रखते हैं तो आपको न केवल हर दिन किसी को उसकी रखवाली के लिए भेजना पड़ता है, बल्कि आपको उसे चोरी होने से भी बचाना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ संदिग्ध लोग भी होते हैं जिन्हें हर दिन पैसे गिनने पड़ते हैं। हाँ, यह असुविधाजनक होगा। हालांकि कुछ लोग बैंक में पैसा जमा करने को तैयार रहते हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ लोग प्रतीक्षा करने और देखने का रवैया अपनाते हैं। ये देखने वाले लोग मूलतः अन्य स्थानों से आए हुए लोग हैं। कुछ लोग पुनर्निर्मित बक राजधानी से हैं तथा कुछ लोग पूर्व गामा साम्राज्य और लोयान साम्राज्य से हैं। ऐसा नहीं है कि वे झांगफैंग और होंगे बैंक पर विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत इस अवधि के दौरान झांगफैंग ने बक किंगडम के पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य संभाला। झांगफैंग के कार्यों को सभी ने देखा। यह एक महान व्यक्ति है जो वास्तव में सभी का ख्याल रखता है। इसलिए विश्वास होना चाहिए। इसका कारण बहुत सरल है, अर्थात वे होंगे शहर में नहीं रुकते। वे मूलतः इसकी प्रसिद्धि के कारण यहाँ आते हैं, एक पर्यटक की तरह, और वे देर सवेर वापस चले जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनकी आंखें गर्म हैं, लेकिन अगर वे सारा पैसा यहीं रख देंगे तो घर जाकर क्या करेंगे? क्या पैसे निकालने के लिए एक और चक्कर लगाना संभव है? दूर रहने वालों की तरह उन्हें भी एक यात्रा के लिए जमा राशि पर 1 वर्ष का ब्याज खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कह रहे थे कि अगर यह होंगे बैंक उनके शहर में खुल जाए तो कितना अच्छा होगा। हालांकि हांगे बैंक या श्री झांगफैंग उनके विचारों को जानते हैं। हांगे बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि हांगे बैंक एक से बढ़कर एक हैं। होंगे शहर में होंगे बैंक सिर्फ मुख्यालय है। वर्तमान में होंगे बैंक मुख्यालय के अलावा बक किंगडम में 10 होंगे बैंक शाखाएं हैं। ये 10 शाखाएं बक किंगडम के अन्य बड़े शहरों में समान रूप से वितरित हैं, जैसे बक किंग कैपिटल, पूर्व गामा किंग कैपिटल,
मूल लोयान किंग और अन्य स्थान, वे सभी कल खुल जाएंगे। इसके अलावा ये 10 बैंक केवल अस्थायी हैं। श्री झांगफैंग ने कहा कि अगले साल होंगे बैंक को पूरे देश में बकलैंड के हर शहर में फैलाया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बैंकों के बीच की सूचनाएं अंतर संचालनीय हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेल टिकट प्रणाली होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो पैसा होंगे ये शहर में जमा करते हैं, उसे आप अपने गृहनगर के बैंक से भी निकाल सकते हैं। अचानक जो लोग इंतजार करते हैं और देखते हैं वे शांत नहीं बैठ सकते, चूंकि उनके गृहनगर में एक बैंक है और डेटा का आदान प्रदान होता है, इसलिए पैसे बचाने के लिए खाता न खोलने का कोई कारण नहीं है। परिणामस्वरूप होंगे बैंक लॉबी खचाखच भर गई। एक एक करके उन्होंने अपने पैसों के बैग लिए और सिर को अंदर घुसाने लगे, इस डर से कि बाद में बैंक वाले उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। केवल एक दिन में होंगे बैंक को 10 मिलियन सोने के सिक्के जमा प्राप्त हुए। यहाँ तक कि झांगफैंग भी इस संख्या को देखकर अचंभित रह गया। ये तो केवल पहला दिन है। निश्चित रूप से दुनिया में अभी भी बहुत से अमीर लोग हैं। जहाँ तक पैसे की सुरक्षा की बात है, झांगफैंग ने पहले ही अच्छा काम किया है। होंगे बैंक के गहरे भूमिगत हिस्से में एक तिजोरी है, जहाँ अधिकांश सोने के सिक्के रखे जाते हैं और इसकी देखभाल करने वाले कई लोग हैं, जो बिल्कुल सुरक्षित है। बेशक झांगफैंग इन सोने के सिक्कों को यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहने देगा। अगर वो उन्हें खर्च नहीं करता तो उसका बैंक अर्थहीन हो जाएगा। तो अगले दिन बैंक के सामने लोगों की बहुत भीड़ थी। कल खबर थी कि लोग भोर से पहले ही लाइन में लग गए थे। हालांकि बैंक ने साफ कह दिया है कि वो हर किसी की जमा राशि को अस्वीकार नहीं करेगा। चाहे आप कितनी भी बचत करना चाहें, बैंक उसे वहन कर सकता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी चिंतित हैं। आखिर बैंक इतना बड़ा है, उसमें कितने सोने के सिक्के आ सकते हैं? अगर बैंक भर गया तो क्या होगा? जैसे ही बैंक खुला, सभी लोग उत्साह से बैंक में उमड़ पड़े। लेकिन आज कल जैसा नहीं है। जमा कारोबार के अलावा बैंक का एक और कारोबार है, ऋण। ऋण क्या है? किसी ने पूछा। होंगे बैंक के कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। उधार तब दिया जाता है जब आपको धन की आवश्यकता होती है। बैंक आपको उपयोग के लिए धन उधार दे सकता है। बेशक हम थोड़ा ब्याज लेंगे। बैंक हमें पैसे उधार देने को तैयार है। इस पर कितना ब्याज लगेगा? किसी को दिलचस्पी है? इस दुनिया में पैसे उधार लेना एक आम बात है, खासकर उन व्यापारियों और रईसों के बीच। ऐसा कौन है जिसने मुश्किल समय नहीं देखा है? हालांकि यदि आप दूसरों से पैसा उधार लेना चाहते हैं, तो दूसरे पक्ष से परिचित होने के अलावा आपको जो कीमत चुकानी होगी वह भी बहुत अधिक है, आमतौर पर प्रति वर्ष ब्याज का 10वां हिस्सा। इतनी ऊंची ब्याज दर का कारण भी बहुत सरल है। यहाँ चिकित्सा का स्तर विकसित नहीं है और समाज बहुत स्थिर नहीं है। हो सकता है कि लेनदार डकार लें। यदि दूसरे पक्ष के पास परिवार के सदस्य हैं, तो ये ठीक है। यदि कोई परिवार के सदस्य नहीं है या परिवार के सदस्य नहीं मिल सकते हैं, तो यह एक बुरा ऋण है और उधारकर्ता को इसे स्वयं वहन करना होगा। पहले भी पैसे उधार लेने के धंधे में चतुर व्यवसायी थे, लेकिन कई बार दुर्भावनापूर्ण तरीके से पैसे उधार लेने के बाद उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया, और यहाँ तक कि उनकी प्रतिष्ठा के कारण विशेष घोड़ा चोर थे जो पैसे उधार लेने आए थे, जो और भी असुविधाजनक था। यहाँ भी ऋण लेकर सूदखोरी का धंधा चल रहा है, लेकिन यह अल्पकालिक है। कारण ये है कि यहाँ बहुत शांति नहीं है। लोग उधार ले सकते हैं या लूट सकते हैं। एक हद तक जो लोग पैसे उधार ले सकते हैं वे आम लोग नहीं हैं। इसलिए हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि होंगे बैंक आम लोगों को पैसा उधार देने की इच्छा रखता है या नहीं। जब तक समीक्षा शर्तें पारित हो जाती हैं, कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा उधार ले सकता है। जहां तक ब्याज की बात है, तो कई विकल्प हैं, जैसे कि 6 महीने से 1 साल के बाद पुनर्भुगतान, जिसमें वार्षिक ब्याज दर 5% होगी, और 1 से 2 साल बाद, साथ ही 8% प्रति वर्ष। ये ब्याज दर अधिक नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए
उन्हें पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, होंगे शहर में जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं तब तक आप कम से कम खाने के लिए कुछ खा सकते हैं, इसलिए पैसे उधार लेना पर्याप्त नहीं है। हालांकि कुछ व्यापारियों के लिए ऋण स्पष्ट रूप से आकर्षक है। पहले पैसा उधार लेना एक मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन अब जब होंगे बैंक आ गया है और सभी ने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया है, तो उधार लेना और भी मुश्किल हो गया है। यदि वे बड़े और मजबूत बनना चाहते हैं और अधिक गौरव अर्जित करना चाहते हैं, तो वे पैसे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वे महसूस करते हैं कि इस ऋण को समझना आवश्यक है। ऐसे भी व्यवसायी हैं जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, जिन्हें ऋण देखकर अचानक इसका एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि यह इतना अच्छा क्यों है। मास्टर झांग फैंग दूसरों के लिए सोने के सिक्के रखना चाहते हैं और उन्हें पैसे वापस देना चाहते हैं। ये सब ऋण के बारे में है। अधिकांश लोगों की बचत प्राप्त करते हुए दूसरों को उधार देते समय एक को लगभग 1000वां ब्याज दर, दूसरे को लगभग 5% ब्याज दर, यह एक अंदर और एक बाहर 50 गुना लाभ है। आकाश, पैसा कमाना बहुत आसान है, ये सोचकर व्यापारियों ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। उन्होंने तुरंत सोचा, क्या 50 गुना मुनाफे वाला यह व्यापार हम अकेले कर सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य से लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने पाया कि यह व्यवसाय केवल मास्टर झांग फैंग द्वारा ही किया जा सकता है। आखिरकार ये बैंक की प्रतिष्ठा का मामला है और कोई भी श्री झांग फैंग के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकता। आप बैंक खोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई पैसा नहीं बचाएगा तो आप दूसरों को उधार कैसे दे सकते हैं? इसलिए वे केवल चुपचाप ईर्ष्या कर सकते हैं। जिन लोगों को पैसे बचाने चाहिए वे बचत करना जारी रखते हैं, और जिनके पास ऋण के विचार हैं वे भी अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे उधार लेना है और कितना उचित है। एक और दिन बीत गया और जब शाम को होंगे बैंक का काम समाप्त हुआ तो झांग फैंग के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान दिखी। यद्यपि आज के प्रधान कार्यालय की जमाराशि कल जितनी नहीं है, केवल 8 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन क्योंकि आज वह दिन है जब 10 अन्य उप शाखाएं खुली हैं, इन 10 उप शाखाओं की जमाराशि आज पूरे 53 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गई है। अर्थात आज कुल 60 मिलियन से अधिक स्वर्ण सिक्के बचाए गए हैं तथा कल 70 मिलियन से अधिक स्वर्ण सिक्के बचाए गए थे। बेशक ये झांग फैंग का पैसा नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि उसके स्थान पर लोग मौजूद हैं। लेकिन ये झांग फैंग को इस पैसे से पैसा बनाने से नहीं रोकता है। आज उधार ली गई राशि बहुत ज्यादा नहीं है। सभी बैंकों का योग 8 मिलियन से ज्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि पैसे उधार लेने वाले कम लोग हैं, बल्कि बहुत से लोग उनकी समीक्षा कर रहे हैं। जिन लोगों को मंजूरी मिली है वे सभी बैंक द्वारा मूल्यांकित उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक हैं। अभी भी बहुत से लोग कतार में हैं। इन 2 दिनों की गणना के अनुसार यह मानते हुए कि 70 मिलियन सोने के सिक्के अधिकतम 6 महीने के लिए जमा किए जाते हैं और वार्षिक ब्याज दर 3/1000 है, झांग फैंग को उस 1 वर्ष के बाद 210,000 ब्याज का भुगतान करना होगा। यह मानते हुए कि 8 मिलियन सोने के सिक्कों का ऋण भी 1 वर्ष का है और वार्षिक ब्याज दर 5% है, उस वर्ष में अर्जित ब्याज 400,000 है। 400,000 घटा 210,000, अचानक सकल लाभ 190,000 स्वर्ण सिक्के हो गया। क्या एक पूंजीपति को ऐसा ही महसूस होता है? प्यार। भले ही वह जानता था कि वह पैसा कमाएगा, फिर भी इस भावना को महसूस करने के बाद झांग फैंग को थोड़ा अवास्तविक महसूस हुआ। पैसा कमाना बहुत अच्छा है। हालांकि झांग फैंग इस खुशी से चकित नहीं था। होंगे बैंक के मामलों पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी थी और कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। क्योंकि पैसा कमाना गौण है। www.mtlnovel.com। इस समय झांग फैंग ने बैंक से पैसे निकालने का कारण सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इस समय दंगा का राज्य। तीसरे दिन जब रथ दाकियांग डांगा राज्य में पहुंचा तो अंततः एक भारी वजन वाला व्यक्ति मिल गया।
मैंने सुना है कि आपके कारवां में कई तरह की चीजें हैं। आप सब कुछ खरीद सकते हैं। ये सच है या झूठ? बेशक ये सच है, बशर्ते आपके पास पर्याप्त सोने के सिक्के हों। लेकिन युद्ध के कारण मेरे पास ज्यादा सोने के सिक्के नहीं हैं। कोई बात नहीं, हम तुम्हें सोने के सिक्के उधार दे सकते हैं। ड्यूक लेमन ने अपने सामने खड़े चूहे ऑक को देखा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। डांगा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली ग्रैंड ड्यूक और राजा बेनेट के छोटे भाई के रूप में वो अन्य ऑक्स की तुलना में अपने दिमाग का उपयोग करना अधिक पसंद करता है और वो आसमान से पाई गिरने में विश्वास नहीं करता है। ये सब 1 घंटे पहले शुरू हुआ। जब से लाल पत्तों का कारवां डांगा किंग सिटी में आया है, इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आखिरकार ऐसे समय में जो कारवां यहाँ आ सकता है, यदि वह भाग्यशाली नहीं है तो वह कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें क्षमता होती है और उनका ध्यान आकर्षित करना सामान्य बात है। विशेष रूप से मैंने सुना है कि इस कारवां में कई प्रकार के व्यवसाय होते हैं, जिनमें अनाज, नमक, लोहा, कपड़े, मसाले आदि शामिल हैं, जिससे कई लोगों की रुचि बढ़ती है। ये बहुत अच्छा होगा यदि आप बाहर जाए बिना ही उनसे अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकें। हालांकि इस लाल पत्ती वाले कारवां की उत्पत्ति अज्ञात थी और किसी ने भी यह जानने के बिना उनसे संपर्क करने की पहल करने की हिम्मत नहीं की कि क्या दूसरा पक्ष दुश्मन का जासूस था। 3 दिनों तक किसी ने माउस दाकियांग को परेशान नहीं किया, जिससे वो बहुत खुश हुआ। आखिरकार वो वास्तव में व्यापार करने नहीं आया था, बल्कि जानकारी के बारे में पूछताछ करने आया था। ऑक कप्तान द्वारा उन्हें डांगा किंग सिटी में लाने के बाद वहां बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं थे। महल जैसी जगहों को छोड़कर, जहां उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, अन्य जगहों पर माउस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चूहा दाकियांग विनम्र नहीं था और वो पिछले 3 दिनों से लोगों को शहर में घुमा रहा था, बल्कि उन्होंने खुले तौर पर और ईमानदारी से विभिन्न प्रकार की जनसंख्या, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि के बारे में पूछा। वो जितना अधिक उदार होगा, संदेह उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यदि वे गुप्त रूप से पूछताछ करते तो अवश्य ही कुछ लोगों को संदेह होता कि वे जासूस हैं, लेकिन इतनी स्पष्ट बात है कि सभी को लगता है कि ये व्यापारी कोई जांच पड़ताल कर रहे होंगे। व्यापार करने से पहले कोई भी व्यापारी बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं ले सकता। उसे पहले बाजार की जांच करनी चाहिए, इसलिए सभी को लगता है कि यह बहुत स्वाभाविक है। और 3 दिन बाद आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति था जो इसे रोक नहीं सका। इस व्यक्ति का नाम था रमन, जो डांगा के राजा बेनेट का छोटा भाई था। डांगा राज्य का शाही परिवार एक सांप ओर्क जाति है। पहली नज़र में ये बहुत चालाक लगता है और यहाँ तक कि 6 रिश्तेदार भी इसे नहीं पहचानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चालाक तो चालाक है, लेकिन राजा बेनेट और उनके छोटे भाई ड्यूक ऑफ लामन के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों भाई संयुक्त रूप से डांगा साम्राज्य पर शासन कर रहे हैं। आज डांगा साम्राज्य की दुविधा का सामना करते हुए लेमन ने स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से लिया। ये सुनने के बाद कि डांगा साम्राज्य में कारवां आ रहे हैं, वह दिलचस्पी लेने लगा। उसने ये भी सुना कि ये कारवां बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। बेनेट को ढूंढ निकाला। कहा कि इस लाल पत्ती कारवां के बारे में सोचें कि क्या सहयोग की कोई संभावना है। राजा बेनेट स्वाभाविक रूप से सहमत थे, लेकिन डांगा के राजा के रूप में वह व्यक्तिगत रूप से एक व्यापारी से नहीं मिल सकते थे, जो राजा के रूप में उनकी स्थिति के साथ असंगत था। इसलिए लेमन ने यंग से इस रहस्यमय लाल पत्ती वाले कारवां से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा। चूंकि डांगा के ड्यूक, जो महामहिम राजा के बाद दूसरे स्थान पर थे, किसी कारवां से मिलना निश्चित रूप से उनके लिए सम्मान की बात होती थी। इससे न केवल डांगा का महत्व पता चलता, बल्कि लोगों को ये भी नहीं लगता था कि डांगा अपना हिस्सा खो रहा है। आखिरकार यदि कोई राजा उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाता, तो उनके नागरिकों को ये बात पता चल जाती और वे यही महसूस करते कि यह बहुत बड़ी क्षति थी। रत दाकियांग और उसके दल को देखकर ड्यूक लेमन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वो दूसरे व्यक्ति के आकार,
कपड़ों और यहाँ तक कि स्वभाव से भी जान सकता था कि ये ओर्क्स उनसे पूरी तरह से अलग थे। रमन स्पष्ट रूप से देख सकता है कि जिस स्थान पर ये लोग रहते हैं वो निश्चित रूप से पर्याप्त आपूर्ति वाला स्थान है। एक मजबूत लाल चेहरा और डांगा ऑक्स बहुत अलग हैं। सभी लोग, ये हमारे डांगा साम्राज्य के ग्रैंड ड्यूक लामन हैं। ऑक कप्तान ने दोनों पक्षों को एक दूसरे से परिचित कराया। ये हुनगे कारवां का कप्तान रत दाकियांग है। नमस्ते। नमस्ते। दोनों पक्षों ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। ड्यूक लेमन अपेक्षाकृत मोटा है और बहुत दयालु दिखता है। यदि आप उसकी ठंडी आंखों को नजरअंदाज करते हैं तो अन्य जगहों पर सांप ऑक का कोई शातिर भाव नहीं है। वह बहुत बातूनी था और वह जल्दी से डाकियांग माउस के साथ संवाद करता था। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगा कि दोनों कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। हालांकि अपनी बातों के बीच में वो समय समय पर कुछ छेद खोदता रहता था ताकि चूहे के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। इस संबंध में चूहा दाकियांग सभी के लिए खुला है, लेकिन उसके शब्द लीक नहीं हो रहे हैं। ये बात उसके लिए तुच्छ है। सतह पर तो दोनों एक दूसरे से देर से मिले, लेकिन अंदर ही अंदर वे अशांत थे। उसके बगल में बैठे ऑक कप्तान को हमेशा अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होती थी। अंततः 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद ड्यूक लेमन ने विषय पर बात शुरू की। मैंने सुना है कि आपके कारवां में कई तरह की चीजें हैं। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, ये सच है या झूठ? लेमन के ड्यूक ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, हमारे होंगे बिजनेस अलायंस की ताकत बहुत मजबूत है। जब तक पर्याप्त सोने के सिक्के हैं तब तक कुछ भी खरीदा जा सकता है। चूहा दाकियां गर्व से बोला। वो दिखावा नहीं कर रहा है, बल्कि वास्तव में गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में हागे शहर वास्तव में बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, जैसे कि हवाई जहाज जो आकाश में उड़ सकता है, जो सभी नागरिक संस्करण बना रहे हैं। आप स्वर्ग जा सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते? खाने का दाम क्या है? रमन ने उम्मीद से पूछा। फिलहाल डांगा में खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। जब युद्ध वास्तव में फैल जाएगा तो भोजन निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी। 2 दिन पहले उन्होंने और बेनेट ने चर्चा की कि क्या बाहर जाकर कुछ खाना खोजने का समय आ गया है। यहाँ खाने के कई प्रकार हैं और कीमतें भी अलग अलग हैं। आप वही देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। चूहे ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत सारी किस्में। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये राई नहीं है? इस अपेक्षाकृत ठंडे स्थान पर सभी का मुख्य भोजन मूलतः राई से बनी रोटी है। मैंने सोचा कि इस दुनिया में राई ठंड और सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधी है और यह खराब मौसम में भी दृढ़ता से जीवित रह सकती है। हालांकि पैदावार वास्तव में कम है, लेकिन खाने के लिए कुछ होना अच्छा है। न तो मनुष्य और न ही जानवर चुनने के योग्य हैं। दरअसल राई खाने में अप्रिय नहीं है। राई की ये बहुत ही खास रोटियां उत्पादन विधि और उसमें शामिल चीजों के कारण इतनी अरुचिकर होती हैं। इसलिए अनाज आमतौर पर राई ही होता है, सभी नहीं। बेशक राई के अलावा हमारे पास जौ, गेहूं, जई, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, सोयाबीन। रत दाकियांग को इस बारे में बात करने में बहुत गर्व महसूस होता है। ये चीजें देशी राई को छोड़कर बाकी सभी चीजें मास्टर झांगफैंग द्वारा प्राप्त की गई थीं। इन खाद्य पदार्थों ने न केवल सभी के भोजन के प्रकारों को समृद्ध किया, बल्कि भोजन की कुल मात्रा को भी कई गुना बढ़ा दिया। सुदूर उत्तर में लंबे समय से कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह बहुत जल्द ही होगा जब पूरे विशाल बक किंगडम के लोगों को भोजन की कमी नहीं होगी। श्री झांगफैंग वास्तव में एक देवता जैसे व्यक्ति हैं। म्यू दाकियांग ने मन ही मन आह भरी और रत दाकियांग की बातें सुनकर रमन और उसके साथियों के मुंह और भी बड़े हो गए। वो क्या है? जौ, गेहूं, जई क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। चावल का नाम पानी में लगाया जाना चाहिए। शायद यह मिल्ड चावल है जिसे वे आमतौर पर जाना जाता है। बाजरा क्या है? मक्का क्या है? ज्वार, सोयाबीन क्या है? रमन को ऐसा लगा जैसे वो पागल हो रहा है।
आखिर यह है क्या? जब चूहे दाकियांग ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि सभी लोग सुस्त हो गए हैं और उसने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना है, तो मैं इसे फिर से समझाता हूँ। जौ, गेहूं, दलिया भी गेहूं का एक प्रकार है। ये राई से अलग है और इसका स्वाद भी अलग है। इससे बनी रोटी बर्फ की तरह सफ़ेद और बर्फ जैसी सफ़ेद होती है, जिसे हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। चावल को आमतौर पर पॉलिश चावल के रूप में जाना जाता है। हम इसे चावल कहते हैं। बाजरा छोटा चावल है, हम इसे बाजरा कहते हैं। और मक्का एक पीला मोटा अनाज है, बहुत मीठा है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये ठीक है कि रथ दाकियांग ने इसकी व्याख्या नहीं की। इस स्पष्टीकरण से रमन में सभी को थोड़ी खुजली महसूस हुई। कुछ लोगों को तो इसे सुनते ही लार टपकने लगती है। इन अनाजों की कीमत? रमन ने सावधानी से पूछा। ये सुनकर कि दाकियांग ने जो कहा वो इतना अच्छा था, उसे संदेह हुआ कि क्या वो इसे खरीद पाएगा। कीमत ज्यादा नहीं है। 100 किलोग्राम राई सोने के सिक्के के बराबर है। ओह हाँ, 100 किलोग्राम एक बोरी है जिससे पूरा बैग भरा जा सकता है। रथ दाकियांग ने समझाया। होंगे शहर में राई की कीमत प्रति सोने के सिक्के पर 200 किलोग्राम है, जो कि अब तक बताई गई कीमत से आधी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चूहा मजबूत और काला है, लेकिन ऑक्स के देश में राई एक ही कीमत है या उससे भी अधिक महंगी है। 100 किलोग्राम सोने के सिक्के की कीमत निश्चित रूप से सस्ती है, क्योंकि इसे परिवहन करने में होने वाली मानवीय और भौतिक लागत इसमें शामिल नहीं है। रमन ने ये सुनकर सिर हिलाया। कीमत वाकई महंगी नहीं है और कीमत अभी भी शांतिकाल की कीमत है। अब युद्ध की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ रही है। ये लाल पत्तों वाला कारवां इतनी दूर आया और कीमत नहीं बढ़ाई। यह विवेक है। रमन ने तुरंत निर्णय लिया। मुझे सबसे पहले राई के 10,000 बैग चाहिए। अगर मैं आगे भी खरीद सकता हूँ तो मैं खरीदना जारी रखूंगा। 10,000 बैग 1,000 टन, 10,000 सोने के सिक्के के बराबर हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक देश के लिए ये काफी नहीं है। रमन पहले ये देखना चाहता है कि सामान कैसा है, और अगर गुणवत्ता मानक के मुताबिक है तो वो फिर से ऑर्डर करेगा। हालांकि चूहा दाकियांग ने अपने हाथ फैला दिए। माफ करें, हमारे पास अभी इतनी राई नहीं है। हम इतना नहीं। रमन को यकीन नहीं हुआ। अभी अभी दाकियांग ने कहा था कि उनके पास सब कुछ है। अब उनके पास क्यों नहीं है? यह इस तरह है क्योंकि अब हमारे यहाँ राई खाने वाले लोग कम हैं, इसलिए कम पौधे लगाए जाते हैं। इसलिए अगर आपको इतनी राई चाहिए तो आपको पहले से बुकिंग करानी होगी, कम से कम आधे साल बाद या डिलीवरी से भी पहले। बेशक अगर आपको केवल कुछ 100 बैग चाहिए तो हमारे पास अभी भी स्टॉक में हैं। माउस दाकियांग को अपना मुंह खोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वास्तव में उसका दिल मुस्कुराहट से खिल उठा। ये तरकीब उसे मास्टर झांग फैंग ने सिखाई थी, ट्रैफिक को कम करने के लिए सस्ती चीजों का इस्तेमाल करना। ये कीमत निश्चित रूप से वास्तविक है और चीजों को नकली नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्टॉक से बाहर है। या तो आप प्रतीक्षा करें या कोई अन्य विकल्प चुनें। निश्चित रूप से रथ दाकियांग की बात सुनने के बाद रमन को लगा कि यह बात सही है। आखिरकार सभी के पास इतना सारा खाना है और यह समझ में आता है कि सामान्य स्वाद वाली ये राई नहीं उगाई जाती हैं। तो उसने अपना मुंह खोला और कहा, अन्य अनाज की कीमत क्या है? चूहे के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। अन्य अनाज मुख्य रूप से हमारे द्वारा उगाए जाते हैं और उनकी मात्रा राई की तुलना में बहुत अधिक है। जौ और गेहूं की कीमत 100 किलोग्राम प्रति 50 स्वर्ण सिक्के है। चावल की कीमत 100 स्वर्ण सिक्के प्रति 100 किलोग्राम है। बाजरा की कीमत 120 स्वर्ण सिक्के है और मक्का की कीमत 200 स्वर्ण सिक्के है। रथ दाकियांग का कथन सुनकर ड्यूक रमन के चेहरे की चर्बी अस्वाभाविक रूप से कांपने लगी। जौ और गेहूं की कीमत सीधे 50 गुना अधिक महंगी है। चावल 100 गुना महंगा है और मक्का 200 गुना महंगा है। क्या यह व्यवसाय है? ये तो पैसे की चोरी है। हालांकि रमन के कुछ कहने से पहले चूहा दाकियांग ने फिर कहा,
ये कीमत पहले से ही बहुत अनुकूल है और यह हमारी जगह से केवल कुछ सोने के सिक्के अधिक महंगा है। यात्रा के लिए पैसे कमाने के लिए हम मूल रूप से इन्हें खाते हैं, चाहे वो महान हो या साधारण। रथ दाकियांग की बातें सुनने के बाद रमन बहुत देर तक मुनाफाखोर शब्द नहीं बोल सका। मैंने लोगों को ये कहते नहीं सुना कि आम लोग इसे खाते हैं और इसकी कीमत भी वही है। अगर उन्होंने कहा कि यह महंगा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आम लोग भी घटिया हैं? डांगा साम्राज्य के ग्रैंड ड्यूक के रूप में रमन ने खुद को कमतर नहीं आंका। लेकिन ये कीमत वाकई बहुत महंगी है। सस्ती राइस स्टॉक से बाहर है और जो स्टॉक में है वह बहुत महंगी है। ऐसा करना मुश्किल है। ये देखकर कि रमन बहुत उलझ गया था, चूहा दाकियांग ने उसे समय रहते एक कदम नीचे दिया। ठीक है, ग्रैंड ड्यूक लेमन, आखिरकार आपने हमारा खाना नहीं खाया है और आप नहीं जानते कि इसका स्वाद कैसा है और क्या ये कीमत के लायक है। आज रात हम अपना खाना इस्तेमाल करेंगे और आपको भोजन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आप जानते हैं कि यह इसके लायक है। पूर्ण रूप से हाँ, रमन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यह चूहा उसकी आंखों को और भी अधिक अच्छा लग रहा है। यदि उसे लगता है कि यह बहुत महंगा है, तो वो ये कह सकता है कि उसे रात में खाने की आदत नहीं है और दोनों पक्षों को नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। अब जब ड्यूक लेमन को भोजन के बारे में पता चल गया तो उन्होंने अन्य चीजों के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। पहला है वस्त्र। रमन की आंखें लंबे समय से रथ दाकियांग और अन्य लोगों की उत्कृष्ट वेशभूषा से आकर्षित होती रही हैं। जब कपड़ों की बात आई तो चूहा दाकियांग ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे रमन को एक सेट दे दिया। कभी भी पैसे का जिक्र नहीं किया, जिससे रमन अच्छे मूड में आ गया। वर्तमान में कपड़ों जैसी चीजों की कोई कमी नहीं है। आखिरकार ऑक्स एंटी फ्रीज हैं, जो केवल रमन की व्यक्तिगत पसंद है। कपड़ों की बात करें तो बात आती है लोहे की। लोहे के औजार भोजन की तरह उपभोग्य वस्तुएं हैं और डांगा साम्राज्य को केवल इन्हीं की आवश्यकता है। ऑक्स के लिए लोहे का उपयोग मूलतः केवल एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है और वह है हथियार बनाना। माउस दाकियांग ने हथौड़ों और कुल्हाड़ियों जैसे कई भारी हथियार लाए जो साधारण लोहे और स्टील से बने थे। आकार बहुत सरल था और पहली नज़र में यह मुख्य रूप से व्यवहारिक था। जैसे ही रमन ने काम शुरू किया, उसे स्टील की कुल्हाड़ी से प्यार हो गया। इस कुल्हाड़ी की कीमत 30 स्वर्ण सिक्के हैं। यदि आप बड़ी संख्या में चाहते हैं तो आप इस पर उचित छूट पा सकते हैं। 30 स्वर्ण सिक्कों की कीमत सुनकर रमन बहुत उत्साहित हो गया। उसने बस इसे आजमाया और जब उसने कुल्हाड़ी को छुआ तो उसके रक्षक के हाथ में मौजूद चाकू टूट गया। यह उसी स्तर का नहीं था। अगर उनकी डांगा सेना के पास इस तरह का हथियार होता तो उनकी युद्ध प्रभावशीलता निश्चित रूप से कई ग्रेड तक बेहतर हो जाती। ड्यूक लेमन को लगा कि 30 स्वर्ण सिक्के पूरी तरह से इसके लायक थे, लेकिन समस्या ये थी कि सभी सैनिकों को सुसज्जित करने के लिए बहुत अधिक स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता होगी। उसे अभी भी भोजन खरीदना है और हथियार और भोजन अभी भी उपभोग्य वस्तुएं हैं जिन पर बहुत खर्च आएगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन युद्ध के कारण मेरे पास बहुत अधिक सोने के सिक्के नहीं हैं। रमन ने कुछ असमंजस के साथ अपना मुंह खोला। उनका संभावित मतलब ये है कि क्या हम कीमत के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि चूहा दाकियांग ने सीधे कहा, सोने के सिक्के? कोई बात नहीं, हम तुम्हें सोने के सिक्के उधार दे सकते हैं। तुम मुझे सोने के सिक्के उधार दोगे? रमन की आंखें चौड़ी हो गईं और पीली खड़ी पुतलियां अविश्वास से भर गईं। उसे संदेह था कि उसने गलत सुना है कि जब वह अपनी चीजें बेचेगा तो दूसरा पक्ष उसे पैसे उधार देगा। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज है? बेशक, अगर आपको जरूरत पड़े तो। चूहा दाकियांग ने कंधे उचकाए जैसे वो कोई छोटी सी बात कह रहा हो। रमन का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानता था कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो फिर आपको क्या चाहिए और मुझसे क्या भुगतान चाहिए? ये बहुत सरल है। हम ब्याज लेते हैं। आप हमारे बैंक से उधार ले सकते हैं और हम प्रति वर्ष लगभग 5% ब्याज लेंगे।
रमन की दिलचस्पी सुनकर उसे राहत मिली। दूसरों का फायदा उठाना सही है। अगर उसने सच में दूसरों के फायदे के लिए कुछ कहा, जैसे मुफ्त में देना, तो उसे दूसरे पक्ष के उद्देश्य पर संदेह करना होगा। बेशक, यदि आप वास्तव में घबराए हुए हैं और आपके पास फिलहाल चुकाने के लिए कोई सोने के सिक्के नहीं हैं और आप ब्याज भी नहीं दे सकते हैं, तो हमारे पास अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि बंधक। चूहे को बोलने का मन हुआ। बंधक क्या है? रमन थोड़ा हैरान था। उदाहरण के लिए, आप अपने देश की जमीन हमें गिरवी रख सकते हैं, और बेशक ये कुछ भी हो सकता है, बशर्ते वह मूल्यवान हो। रथ डाकिया का स्पष्टीकरण सुनकर रमन हंस पड़ा। भूमि, कोई समस्या नहीं। वैसे तो डांगाओं का देश बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारी उजाड़ जमीन है। उसे गिरवी रखना तो दूर, उन्हें दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? वैसे www.mtlnovel.com, यदि आपको ऋण चाहिए तो ये हमारे होंगे बैंक से है, इसलिए उससे पहले हमें आपके लिए सबसे अच्छे स्थान पर एक बैंक खोलने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है? चूहा डाकियांग ने फिर कहा, कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ड्यूक लेमन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, सबसे अच्छा स्थान स्वाभाविक रूप से राजधानी का केंद्र है, और उसे बस राजा बेनेट को नमस्ते कहने की जरूरत है। बहुत अच्छा, तो फिर अग्रिम में हमारे सुखद सहयोग की कामना करें। सहयोग की शुभकामनाएं। भोजन, लोहा, मसाले, नमक। झांग फैंग ने अपने हाथ में रखे डेटा को देखा। ये डाकियांग माउस और ड्यूक लेमन के बीच हुए लेन देन की सामग्री है, जिसे अभी अभी पारित किया गया है। चीजों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है। मूल रूप से होंगे शहर के समर्थन के बिना माउस डाकियांग और अन्य द्वारा लाई गई सामग्री पर्याप्त है। हालांकि ये केवल तारांकन का पहला प्रयास है। यदि दोनों पक्षों को यकीन है कि कोई समस्या नहीं है, तो बड़ी संख्या में लेन देन होंगे और सामग्रियों को होंगे शहर से ले जाने की आवश्यकता होगी। चीजों की कीमत खुद डाकियांग ने तय की थी। सच कहूं तो झांग फैंग थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि माउस डाकियांग जिस कीमत की बात कर रहा था, वो इतनी अधिक थी, और सबसे सस्ती चीजें होंगे शहर की तुलना में 10 गुना अधिक महंगी थीं। ये चूहा डाकियांग वास्तव में एक प्रतिभा है, जो मुनाफाखोर बनने के लिए उपयुक्त है। हालांकि झांग फैंग ने इस तरह के व्यवहार को तुच्छ नहीं समझा, लेकिन म्यू डाकियांग के काम की खातिर उसने सोचा कि उसने यह नहीं देखा। वास्तव में ये सभी गौण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग फैंग के इरादे के अनुसार डाकियांग माउस ने ड्यूक लामन को ऋण लेने के लिए राजी कर लिया है, जिसका अर्थ है कि अब डांगा साम्राज्य में होंगे बैंक की शाखा बनाई जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में झांग फैंग ने धीरे धीरे अपनी सोच बदल दी है। चूंकि वे फिलहाल इन ऑर्क्स के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं और वे कुछ समय तक पकड़ में नहीं आ सकते हैं, तो झांग फैंग को प्रतिद्वंद्वी के साथ कड़ी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। खासकर अब जब सनसेट पर्वत थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, तो झांग फैंग इस समय का उपयोग तैयारी के लिए करेंगे। लड़ने के कई तरीके हैं। लड़ने के अलावा झांग फैंग को लगा कि बिना खून खराबे के एक आर्थिक युद्ध के अप्रत्याशित और चमत्कारी प्रभाव हो सकते हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उन ऑक्स को नष्ट करना था, लेकिन उसे बस तैयार रहना था। इसलिए उन्होंने तुरंत निर्माण कार्य में अनुभव रखने वाले 100 ऑर्क्स को डांगा राज्य में जाने का आदेश दिया। नए ऑर्क्स को छोड़कर होंगे सिटी के ऑर्क्स ने मूल रूप से होंगे सिटी के निर्माण में भाग लिया है, और 100 लोगों को जल्दी से पाया गया था। इस बार झांग फैंग ने जोंग बा को टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा। 10 दिन में शियोंगपा राजा डांगा के पास पहुंच गया। उसने एक चक्कर लगाया ताकि कोई यह न देख सके कि वे सूर्यास्त पर्वत से बाहर आ गए हैं। माउस डाकियांग और ड्यूक लामन दोनों शहर के द्वार पर खड़े होकर शियोंगबा और अन्य लोगों का इंतजार कर रहे थे। ड्यूक लेमन ने इस बात का पुरजोर अनुरोध किया था। उन्हें लगा कि दूसरा पक्ष दूर से आया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक गंभीर होना पड़ा। बेशक, उसके दिल में कुछ अन्य विचार भी थे, और वह देखना चाहता था कि इन निर्माण श्रमिकों में क्या भिन्नता है।
ये बात बोलते हुए ड्यूक लेमन भी थोड़ा नाखुश थे। 10 दिन पहले दाकियांग रैट ने एक भोज का आयोजन किया और ड्यूक लेमन का मनोरंजन किया। ये पहली बार था कि ड्यूक लेमन ने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था, इसलिए उसने मौके पर ही दाकियांग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। हालांकि चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कुछ मतभेद हैं। ड्यूक ऑफ लामन चाहते थे कि उनके अपने लोग इसका निर्माण करें, जबकि रत दाकियांग मुख्यालय से लोगों को स्थानांतरित करना चाहते थे। उसका उद्देश्य बहुत सरल है। वो सोचता है कि चूहा डाकियांग जैसे लोग स्पष्ट रूप से पैसे के स्वामी हैं। युद्ध के कारण ड्यूक लेमन के पास इतने सारे औक हैं कि उनमें से कुछ इसे सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह चाहता है कि डाकियांग बोझ साझा करे। लेकिन श्री डाकियांग ने इस बारे में नहीं सोचा। उन्होंने जो सोचा वो ये था कि बैंक के निर्माण में गुणवत्ता की समस्या सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह दूसरों का उपयोग करने के बारे में चिंता नहीं करता। क्या होगा अगर परिवार एक गुप्त दरवाजा या कुछ और रखता है? चूहा डाकियांग के लिए दिन में 24 घंटे उसकी निगरानी करना असंभव है। उसके पास केवल 1 दर्जन लोग हैं। भले ही वो निगरानी करे, यह शायद पर्याप्त नहीं है। चूहा डाकियांग ने कहा कि वो किसी को बुलाने जा रहा था। लेमन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन डांगा साम्राज्य के ड्यूक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह नहीं कर सकता था, और उसके पास बोलने के लिए चेहरा नहीं था, इसलिए वह केवल एक कदम पीछे हट सकता था। हालांकि लेमन के ड्यूक अभी भी थोड़े नाखुश थे। उन्होंने खुद आकर देखने का फैसला किया। क्या चूहे के निर्माण श्रमिकों के पास उनके निर्माण श्रमिकों की तुलना में 2 हाथ ज्यादा हैं? माउस डाकियांग को नहीं पता था कि ड्यूक लेमन क्या सोच रहा था। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष बैंक को बहुत महत्व देता है। आखिरकार यह इस बारे में था कि क्या उसे ऋण मिल सकता है, और जोर बहुत उचित था। जल्द ही दूरी पर ब्लैक बॉक्स को देखकर डाकियांग ने ड्यूक लामन से कहा, लॉर्ड ड्यूक, वे आ गए हैं। डाकियांग को चूहे की याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ड्यूक लेमन ने उसे पहले ही देख लिया है। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तो फिर वो क्या है? यह एक कार है। हमारे होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ये घोड़ा गाड़ी से अधिक सुविधाजनक है। हमारे यहाँ घोड़ा गाड़ी का चलन मूलतः समाप्त हो चुका है। सतह पर डाकियांग चूहा बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह रमन के सदमे को देखकर अभी भी बहुत खुश था। कार, ड्यूक ऑफ लेमन ने शब्द दोहराया, लेकिन वह वास्तव में यह नहीं समझ सका कि वह लोहे का बक्सा कैसे चलता था, उसमें कितने घोड़े छिपे हुए थे। हालांकि डांगा साम्राज्य के कुलीन ड्यूक के रूप में, विशेषकर चूंकि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, उन्होंने स्वयं को अज्ञानी न दिखाने की पूरी कोशिश की। माउस डाकियांग को ड्यूक लेमन के विचारों के बारे में कुछ अनुमान था, लेकिन वह उसे मंच से नीचे आने से नहीं रोक सका, इसलिए उसे अपने दिल में चुपचाप हंसना पड़ा। जल्द ही सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने 5 काली कारें शहर के द्वार पर आईं। ये ऑक्स के लिए एक विशेष कार है, जो सभी बहुत बड़ी हैं। एक दूसरे के बगल में खड़ी 5 कारें बहुत ही शानदार लग रही हैं। उनमें से सबसे बड़े पर जियोंग बा ने कदम रखा, और उनकी लगभग 4 मीटर की ऊंचाई ने शहर की दीवार पर सैनिकों को बहुत दबाव महसूस कराया। ड्यूक लेमन, ये हमारे निर्माण कप्तान बेयर हैं। दूसरे पक्ष के मजबूत शरीर तथा लौह और रक्त की आभा को देखकर रमन पूरी तरह अवाक रह गया। क्या आप निश्चित हैं कि यह निर्माण कप्तान है, सेना कमांडर नहीं? सभी लोग उनका अभिवादन करने के लिए कार से बाहर आ गए, और शियोंग बा ने दाकियांग को नमस्ते कहा और ड्यूक लेमन को सिर हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि ऐसा लगता है कि जियोंग बा थोड़ा लापरवाह है, लेकिन ड्यूक लेमन को इसकी परवाह नहीं है। ओर्क्स के देश में सब कुछ ताकत पर आधारित है। जियोंग बा के आकार के साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि डांगा में कुछ ही लोग जीत सकते हैं। लेमन की नज़र में उसके पास स्वाभाविक रूप से गर्व की पूंजी है। जियोंग बा इतना ठंडा और ठंडा क्यों है, इसका कारण झांग फैंग ने बताया है। उसे डर है कि ये लोग अपना मुंह खोल देंगे,
इसलिए वो उनसे कहता है कि जितना हो सके उतना कम बोलें और सब कुछ माउस डाकियांग पर छोड़ दें। आखिरकार इस विशाल होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अधिकांश हिस्सा गड़ा हुआ है, विशेष रूप से बल के संदर्भ में। यदि यह पर्याप्त मजबूत नहीं है तो सतर्क रहना बेहतर है। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच विनम्र बातचीत के बाद डाकियांग माउस ने देखा कि रमन समय समय पर शियोंग बा के पीछे खड़ी कार को देख रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से वापस जाने के लिए अभी भी बहुत लंबा रास्ता है, ड्यूक अपनी कार में वापस क्यों नहीं चले जाते? ठीक। रमन ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर बहुत उत्साहित होकर कार में बैठ गया। वहां डांगा देश के सैनिक रास्ता साफ कर रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह पांचों गाड़ियों को रोक सके। कार में बैठे रमन के ड्यूक उसे छूकर देख रहे थे। उन्होंने कभी इतना सुंदर और नाजुक इंटीरियर नहीं देखा था और अब वो अपने चेहरे पर विस्मय के भावों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने दुनिया में इतनी आरामदायक कार की उम्मीद नहीं की थी। गाड़ी की तुलना में ये कार आकाश और भूमिगत की तरह है। बैटरी जीवन के अलावा सबसे सराहनीय बात सवारी का अनुभव है। वास्तव में अधिकांश ऑक्स आराम के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं और यहाँ तक कि कुछ कारवां भी गाड़ियों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि घोड़े उतने नहीं होते हैं जितना वे खींचे जाते हैं। लेकिन परवाह न करना एक बात है, अगर कोई है तो कौन मना करेगा? और रमन स्पष्ट रूप से ये भी सोचते हैं कि परिवहन और व्यापार के अलावा क्या इन कारों का उपयोग युद्ध के मैदान में भी किया जा सकता है? खांसी, मिस्टर रैट, इस तरह की कार, क्या आप इसे बेचते हैं? रमन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ पूछा। बिल्कुल, चूहा दाकियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ड्यूक लेमन इसे खरीदना चाहते हैं? बोलते समय चूहा दाकियांग ने कुशलतापूर्वक कार से एक छोटी सी मेज निकाली जिस पर लाल शराब और शराब के गिलास रखे थे। ये कार काफी दिलचस्प लग रही है और अगर कीमत सही हो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ, रमन ने जवाब दिया। लेकिन रत दाकियांग की हरकतों को देखने के बाद वह दूसरे पक्ष की ओर आकर्षित हो गया। क्या कार में शराब है? ये कैसी शराब है? लाल शराब, ये रंग बहुत सुंदर है ना? यह एक क्रिस्टल कप निकला। अगर यह गलती से गिर जाता तो इसकी कीमत कितने सोने के सिक्के होती? रमन अपने मन में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। वह सोचता था कि वो अब भी बहुत अमीर है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि अमीर लोग इसी तरह खेलते हैं। ये दुख की बात है कि अब बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, अन्यथा वो निश्चित रूप से एक कार खरीद लेता और बाहर जाकर उसे दिखाता। आइए, लॉर्ड ड्यूक, इसका स्वाद चखें। चूहा दाकियांग ने एक गिलास में चमकदार लाल शराब भरी और उसे ड्यूक लेमन को सौंप दिया। धन्यवाद। लेमन के ड्यूक ने इसे गिरने के डर से तुरंत पकड़ लिया। जहाँ तक इस तरह की कार की कीमत की बात है तो ये बड़ी और छोटी होती है और कीमत अलग अलग होती है। मान लीजिए कि विशेष रूप से ऑक्स के लिए बनाई गई इस कार की वर्तमान कीमत केवल 100,000 सोने के सिक्के हैं। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। 1,00,000 स्वर्ण सिक्कों की गिनती सुनकर वो आंखें बंद करके शराब का स्वाद लेने लगा और लगभग शराब थूकने ही वाला था। 1,00,000 स्वर्ण सिक्के, ड्यूक लेमन ने कुछ अविश्वासपूर्वक कहा। शराब का आनंद लेने की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे सस्ती कार है। अगर ड्यूक को ये पसंद नहीं है तो हमारे पास अभी भी 200,000 सोने के सिक्के, 300,000 सोने के सिक्के, 500,000 सोने के सिक्के, 1,000,000 सोने के सिक्के और अन्य कारें हैं। वैसे अगर ड्यूक को ये पसंद नहीं है तो हमारे पास आपके लिए अनुकूलित सेवाएं भी हैं, लेकिन कीमत थोड़ी अधिक महंगी है। चूहा दाकियांग ने कुछ मोहक ढंग से अपना मुंह खोला, लेकिन इन भयावह कीमतों को सुनकर ड्यूक लेमन को लगा कि यह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है, बल्कि भयावह है। $1,000,000 की कार। आकाश, उसके पास इतने सारे सोने के सिक्के होने में क्या बुराई है? यह एक शक्तिशाली सेना को हथियार देने के लिए पर्याप्त है और यह एक छोटे से देश को भी नष्ट कर सकता है। इतना सारा सोना कार खरीदने में खर्च करना, दिमाग तो ठीक है।
10 लाख मत कहो, यह 1 लाख है और वो इसे नहीं खरीदेगा। अब डांगा राज्य गहरे पानी में है। डांगा राज्य के सबसे शक्तिशाली ड्यूक राजा बेनेट के छोटे भाई के रूप में वह न केवल अपना ख्याल रख सकता है, बल्कि उसे अपने लोगों के बारे में भी सोचना होगा। तब ड्यूक रमन को प्रतिष्ठित होंगे ब्रांड कार मालिक बनने पर बधाई। कार से बाहर निकलने के बाद दाकियांग रमन ने प्रसन्न चेहरे के साथ ड्यूक लामन से हाथ मिलाया। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि कार में बिक्री की बातचीत के बाद वह वास्तव में ड्यूक लेमन को राजी कर लेंगे। ड्यूक लेमन ने दांत पीसते हुए दाकियांग के साथ कार खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अब केवल 5 कारें हैं, जिनमें से 2 अभी भी बिक्री के लिए हैं और अधिकतम 3 कारें बेची जाती हैं। हो सकता है कि उन्हें बाद में वापस खरीद लिया जाए। यदि आप अभी शुरू नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको अवसर नहीं मिल सकता है। जहां तक लोगों के लिए कल्याण की तलाश की बात है, तो ये ग्रैंड ड्यूक लामन द्वारा लंबे समय से भुला दिया गया है और वह डांगा का राज्य नहीं है। इस तरह की बात कुछ ऐसी होनी चाहिए जिस पर उसके भाई को विचार करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सबसे बड़ी कार के अलावा अन्य 4 कारों में से ड्यूक ऑफ लेमन ड्राइव करने के लिए एक को चुन सकता है, लेकिन चूंकि उसने ड्राइविंग कौशल नहीं सीखा है, इसलिए रैट डाकियांग ने सुझाव दिया कि वो पहले अपने ड्राइवर का अनुसरण करे, 2 दिनों तक अध्ययन करें। ड्यूक लेमन ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताई और वह थोड़ा उत्साहित था। यह उसके जीवन में अब तक का सबसे अधिक पैसा था। ऐसा मत कहो, यह एक शानदार एहसास है। कार बेचना तो बस एक छोटी सी घटना है। चूहा डाकियांग के लिए यह उसके लिए 100,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि श्री झांग फैंग ने पहले ही उसे बता दिया है कि अगर कार बिक जाती है तो उसे एक बड़ा बोनस मिलेगा, लेकिन वो बैंक बनते देखना पसंद करेगा। चूंकि झांग फैंग का ध्यान लोगों को प्रशिक्षित करने पर है, इसलिए वह जानते हैं कि बैंक कितना शक्तिशाली है। शियोंग बा और अन्य लोगों के आने के बाद एक ब्रेक लें और दोपहर में काम करना शुरू करें। राजधानी टांगा में वाणिज्यिक सड़क के सबसे अच्छे स्थानों में से एक इमारत बहुत पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। यह वह भूमि है जिसे डांगा साम्राज्य ने रत दाकियांग को होंगे बैंक बनाने के लिए दी थी। पहले माप लें और निर्माण योजना तैयार करने के बाद जब दाकियांग ने जियोंगबा को निर्माण शुरू करने दिया तो उसने लोगों की भर्ती भी शुरू कर दी। शियोंगबा और अन्य लोगों के लिए यहाँ हमेशा के लिए रहना स्वाभाविक रूप से असंभव है। मास्टर झांग फैंग का मतलब है कि शियोंगबा को पहले आने दो और साथ ही साथ श्रम शक्ति का एक हिस्सा बनाओ। झांग फैंग सिर्फ एक बैंक बनाना नहीं चाहता है। उन अप्रशिक्षित ओर्क्स की तकनीक कितनी अच्छी है। जल्द ही ड्यूक लेमन के हाथों ये भर्ती नोटिस भेज दिया गया। यहाँ संचार व्यवस्था अविकसित होने के कारण भर्ती केवल राजधानी में ही होती है और इस दिन पूरी राजधानी हिल गई। नौकरी की पोस्टिंग पर उपचार वास्तव में अच्छा है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनका वेतन ही सामान्य से 1/3 अधिक है। कहा जाता है कि विभिन्न लाभ उनकी कल्पना से परे हैं। भोजन भत्ते, आवास भत्ते, यात्रा भत्ते आदि क्या हैं? वे इसके बारे में कभी क्यों नहीं सोच सकते? अभी भी सब्सिडी है। हालांकि ये सब्सिडी सोने के सिक्कों में तब्दील होने पर बहुत ज्यादा नहीं होती, कम से कम 1/3 से ज्यादा वेतन में बढ़ोतरी तो नहीं होती, लेकिन इस व्यक्ति को अलग महसूस होता है। पहली बार उन्हें लगता है कि उनकी कद्र की जा रही है। इस विषय में बोलते हुए ओर्क्स के निर्माता मनुष्यों के समान नहीं हैं। मानव निर्माण श्रमिक एक दुर्लभ व्यवसाय है। आमतौर पर वे निर्माण श्रमिक बन सकते हैं। धन और संपदा का उल्लेख नहीं करना, जब तक कोई प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं नहीं होती हैं, वे मूल रूप से जीवन भर के लिए पर्याप्त खा सकते हैं और बहुत सम्मानित हैं। लेकिन औक अलग हैं। वे स्वाभाविक रूप से मजबूत हैं और बहुत खास नहीं हैं। जब तक वे बहुत बूढ़े नहीं होते, वे निर्माण श्रमिक बन सकते हैं। इसलिए यह एक ऐसा पेशा है जिसकी कोई सीमा नहीं है और ऐसे कई लोग हैं जो इसे जानते हैं। जब वहाँ बहुत अधिक लोग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई इस पर अधिक ध्यान नहीं देता।
ये सच है। इस बार भर्ती का नोटिस इतना लोकप्रिय था कि शहर के लगभग सभी ओर्क्स नामांकन के लिए आ गए। इससे राजा नेबेट भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने अधीनस्थों को ये कहते सुना कि शहर में दंगा हो गया है। आपको क्या लगता है कि कौन विद्रोह करने जा रहा है? रमन से समाचार जानने के बाद वो एक ही समय में आश्चर्यचकित था, लेकिन साथ ही बहुत उत्सुक भी था। ये चूहा मजबूत है या प्रतिभाओं की खेती में मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए इस होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या विचार है? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे कोई जल्दी भी नहीं थी। अभी काफी समय था। वह देखना चाहता था कि तथाकथित होंगे बैंक कैसा दिखता है। जल्द ही पर्याप्त संख्या में कर्मियों की भर्ती हो गई और डाकिया ग्रेट ने होंगे शहर में कुछ ओर्क्स से उन्हें ये काम सिखाने के लिए कहा, यानी प्रशिक्षण दिया। ज़ियोंगबा और अन्य लोगों ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। जल्द ही नए और पुराने कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास से सिर्फ 1 महीने में गांगा किंग सिटी में एक 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। इस 20 मीटर ऊंची इमारत ने सभी की आंखों को सीधा अंधा कर दिया। इमारत पर लगे लाल मेपल के पत्ते ने लोगों को अकारण ही विस्मय का अनुभव कराया और यहाँ तक कि मजदूरों को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह वास्तव में उन्होंने ही बनाया है। होंगे बैंक गांगा सिटी उप शाखा का निर्माण पूरा हो गया। बेशक www.mtlnovel.com इमारत में अभी भी कई जगहें हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें माओ पेफोन के रूप में माना जा सकता है, लेकिन अब बैंक काम करना शुरू कर सकता है और उन अच्छे कार्यों को धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। होंगे शहर की तरह ही पूरे डांगा किंग में होंगे बैंक में जमा धन पर ब्याज मिलता है का विज्ञापन चलाया गया। एक पल में अनगिनत ओर्क्स सोने के सिक्कों से लद गए। जहां तक सवाल है कि सभी लोग होंगे बैंक पर क्यों विश्वास करते हैं, इसका कारण किंग बेनेट का समर्थन है। राजा बेनेट रेडलीफ बैंक की मदद करने के लिए क्यों तैयार थे? क्योंकि रत दाकियांग ने उसे 3 साल का ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया था। जैसे ही ब्याज मुक्त ऋण का जिक्र हुआ, रमन को अविश्वसनीय महसूस हुआ। ये होंगे बैंक तो जाहिर तौर पर लोन पर ब्याज से पैसा कमाता है, ये ब्याज मुक्त कैसे हो सकता है, पैसा है या नहीं? और दाकिया ग्रेट ने उसे बताया कि केवल बहुत उच्च मूल्यांकन स्कोर वाले लोग ही ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आम लोगों के लिए इसके लिए आवेदन करना मुश्किल है। ब्याज का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल थोड़ा सा हैंडलिंग शुल्क और संपार्श्विक का एक निश्चित मूल्य है। वर्तमान में डांगा साम्राज्य में केवल तारामन के ग्रैंड ड्यूक और नेबेट के राजा ही पात्र हैं। बेशक राजा के पास निश्चित रूप से पैसे की कमी नहीं है, इसलिए केवल ड्यूक ऑफ लामन ही दुनिया में समय के लिए पात्र है। ये चूहे के मूल शब्द हैं। रमन कहना चाहेंगे, राजा बेनेट के पास भी पैसे की बहुत कमी है। लेकिन दाकियांग चूहे ने महामहिम राजा को इतना नीचा देखा कि उसे यह बात दोबारा कहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और जब ये बात राजा नेबेट के कानों तक पहुंची, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अब हाफ, मेरे पास पैसे की कमी क्यों नहीं है, मैं भी होंगे बैंक से पैसे उधार लेना चाहता हूँ। राजा नेबेट ने रमन की ओर चमकती आंखों से देखा। क्या? लेमन थोड़ा उलझन में था। उसने कहा कि राजा के चेहरे की वजह से राजा के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा को खुद इसकी परवाह नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन इस समय इज्जत की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास दूसरों से ज़्यादा पैसा और सामान होगा, तो इस युद्ध में हमारे बचने की संभावना ज़्यादा होगी। बेशर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेबेट ने बुद्धिमानी से कहा। रमन ने भी सोचा, हालांकि फिलहाल डांगा साम्राज्य में बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इससे बाहर रह सकते हैं। लोगों ने लड़ाई क्यों नहीं की, इसका कारण ये है कि यह जगह बहुत दूर है और यह अब एक विशेष यात्रा के लायक नहीं है, और दूसरा ये है कि डांगा साम्राज्य बहुत छोटा है, उन शक्तिशाली देशों की खतरे की सूची में नहीं। लेकिन देर सवेर वे हमला करेंगे ही,
ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि डांगा साम्राज्य इस अवधि के दौरान इसे सहन कर सकता है या नहीं। इसलिए राजा नेबेत ने व्यक्तिगत रूप से दकियांग नामक चूहे को प्राप्त किया। ये पहली बार है कि रत दाकियांग ने डांगा के राजा को देखा है। वो लामन जैसा ही दिखता है, लेकिन वो पतला है। पहले तो कई लोग विनम्र रहे, फिर राजा नेबेत सीधे मुद्दे पर आए और ऋण के बारे में पूछा। रत दाकियांग ने राजा नेबेत से ये भी स्पष्ट कहा कि जब तक वह होंगे बैंक को सहायता प्रदान करते रहेंगे, तब तक उन्हें बैंक से आसानी से ऋण मिल सकता है। समर्थन कैसे करें? ये बहुत सरल है। नेबेट को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सुनिश्चित करें कि होंगे बैंक को डांगा में धमकाया नहीं जाएगा और होंगे बैंक के छवि राजदूत के रूप में कार्य करें। नेबेट होंगे बैंक की सुरक्षा करना तो समझ सकता है, लेकिन वो यह नहीं समझता कि राजदूत क्या होता है। माउस डाकियांग का स्पष्टीकरण भी बहुत सरल और स्पष्ट है। प्रभाव राजदूत होंगे बैंक का प्रवक्ता है और वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होंगे बैंक के लिए विज्ञापन करने के लिए अपनी प्रसिद्धि का उपयोग करता है। जब रेड लीफ बैंक खुला तो इमेज एम्बेसडर को उसमें शामिल होना पड़ा, और फिर जब रेड लीफ बैंक ने कोई बड़ा आयोजन किया तो उसे भी उसमें शामिल होना पड़ा। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस अपना चेहरा दिखाना था या एक शब्द भी नहीं बोलना था। ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत कठिन है, इसमें बस कुछ अमूल्य समय लगता है। नेबेट और रमन ने इस पर कुछ देर चर्चा की और फिर सहमत हो गए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय दाकियांग रेट ने नेबेट के अनुरोध पर अनुबंध पर यह भी कहा कि छवि राजदूत नेबेट को होंगे बैंक को कुछ भी भुगतान नहीं करना है। ये होंगे बैंक आखिरकार एक अजीब चीज है और नेबेट को धोखा दिए जाने का डर है, इसलिए वह बहुत सतर्क दिखता है। बेशक दाकियांग ने इनकार नहीं किया और बार बार कहा कि होंगे बैंक एक नियमित संस्था है जो दुनिया भर में जंजीरों में जकड़ी हुई है और किसी को धोखा नहीं देगी। साथ ही दाकियांग रेट ने ये भी कहा कि यदि राजा नेबेट रुचि रखते हैं तो वे महामहिम राजा के साथ आजीवन छवि राजदूत अनुबंध पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, अर्थात जब तक राजा नेबेट एक दिन के लिए सिंहासन पर हैं, वे होंगे बैंक के छवि राजदूत होंगे। अब ये 5 साल का अनुबंध है। यदि यह आजीवन अनुबंध है तो बैंक न केवल नेबेट को एक निश्चित राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा, बल्कि उसे हर साल एक निश्चित लाभ भी देगा। यह एक अच्छा विचार लगता है। थोड़ा सोचने के बाद राजा नेबेट ने सहमति दे दी। वैसे भी 5 साल की सजा भी उचित है और 50 साल की सजा भी उचित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या डांगा साम्राज्य इस साल जीवित रह पाएगा? क्या वह राजा के रूप में ऐसा करना जारी रख सकता है? यह एक सवाल है और उसे समय की परवाह नहीं है। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने बहुत खुशी से सहयोग के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध पर हस्ताक्षर के दूसरे दिन होंगे बैंक ने आधिकारिक तौर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ये भी रत दाकियांग द्वारा छोड़ा गया कदम है। यदि राजा नेबेट सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें किसी दूसरे देश में जाने पर विचार करना पड़ सकता है। राजा नेबेट को छवि राजदूत बनाने का कारण भी बहुत सरल है। आखिरकार ये बक किंगडम नहीं है और कोई झांग फैंग नहीं है। अगर होंगे बैंक का समर्थन करने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है तो बहुत से लोग होंगे बैंक पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिरकार इसमें पैसा शामिल है और हर कोई अधिक सतर्क है। यदि एक व्यक्ति, विशेषकर अपने देश का महामहिम राजा, खड़ा हो जाए तो प्रभाव पूरी तरह से अलग होगा। जैसा कि रत दाकियांग ने कहा, इस छवि राजदूत का राजा नेबेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दोनों पक्ष जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आधार यह है कि होंगे बैंक में विश्वास का संकट नहीं आएगा और वह दिवालिया नहीं होगा। ये झांग फैंग के औकदेश पर आक्रमण की चौकी है और वह स्वाभाविक रूप से रेड लीफ बैंक के साथ समस्या पैदा नहीं करेगा, इसलिए ये संभावना बहुत कम है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद रत दाकियांग ने डांगा के राजा में इसे बढ़ावा देने के लिए राजा नेबेट के नाम का इस्तेमाल किया। इसलिए जब बैंक की इमारत अभी भी निर्माणाधीन थी
तो कई लोग इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। जब बैंक ने आखिरकार अपने दरवाजे खोले और यहाँ जमा राशि के लिए ब्याज दर की घोषणा की, तो हर कोई पागल हो गया। वे सभी सोने के सिक्कों के बैग लेकर आए। जमा। इस स्थिति की राजा नेबेट को उम्मीद नहीं थी। क्या सचमुच इतने सारे लोग पैसा जमा कर रहे हैं? उन्होंने रमन से कुछ अप्रत्याशित ढंग से बात की। मुझे उम्मीद नहीं थी। रमन ने भी अपना सिर हिलाया। हालांकि सभी भागीदार हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि कारोबार के पहले दिन ही कारोबार इतना अच्छा चल रहा है तो उन्हें थोड़ा खट्टा लगता है। अब वे पहले से ही होंगे बैंक के लाभ मॉडल को जानते हैं। इसका उद्देश्य दूसरों के माध्यम से धन बचाना, धन प्राप्त करना तथा फिर इस धन को उधार देकर अंतर अर्जित करना है। दाकियांग ने ये बातें नहीं छिपाईं। आखिरकार जब तक आप पता लगाने के लिए बैंक आते हैं, एक चतुर व्यक्ति इसे एक नज़र में देख सकता है। हालांकि चूहा दाकियांग निश्चित रूप से यह नहीं बताएगा कि विशिष्ट लाभ कितना होगा। आखिरकार धन उजागर नहीं हुआ है और उसे डर है कि बेनेट ईर्ष्या करेगा। और बेनेट कुछ समय तक खिन रहा और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जरा सोचिए कि रमन के अलावा उन्होंने कितने ब्याज मुक्त ऋण तैयार किए हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। दूसरे लोग जरूरी नहीं कि कर्ज लें। आखिरकार कर्ज पर ब्याज भी कम नहीं होता। अगर हर कोई पैसा बचाए और कर्ज न ले तो बैंक को ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। रैट दाकियांग का मतलब है कि उनके पास कम मुनाफा है लेकिन टर्नओवर तेज है। दुनिया भर में उनके जैसे कई होंगे ये बैंक हैं। अगर कोई थोड़ा पैसा कमा सकता है तो सभी बैंक मिलकर उनके लिए पर्याप्त पैसा कमा लेंगे। नेबेट को यह मिल गया। रमन भी मानते थे, लेकिन उन्हें ये कैसे पता कि बीच में हित कितने भयावह हैं। सबसे पहले राजा शहर दांगा के धनी लोग राजा नेबेट की उम्मीदों से कहीं अधिक थे। कारोबार के पहले दिन ही बैंक में 3 मिलियन स्वर्ण सिक्के जमा हो गए। ये सिर्फ वांगचिंग के लिए है। जब खबर फैलेगी तो दूसरी जगहों से भी लोग पैसे जमा करेंगे। हालांकि हागए शहर के साथ तुलना करने पर ये 3 मिलियन सोने के सिक्के कुछ भी नहीं हैं। आखिरकार हागए शहर ने पहले दिन 10 मिलियन सोने के सिक्के बचाए, लेकिन ये देखते हुए कि यहाँ कोई हागए शहर विकसित नहीं हुआ है, ये हागए शहर की तुलना में बहुत कम समृद्ध है। ये सभी संख्याएं पहले से ही डरावनी हैं। इससे पहले दाकियांग रैट ने मजाक में राजा नेबेट से पूछा था कि उद्घाटन के दिन कितने लोग जमा करेंगे। नेबेट जानता था कि उसका देश कितना गरीब है। उसने नहीं सोचा था कि यह बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये सोचकर कि उसे दाकियांग और दूसरों को डराना नहीं चाहिए, उसने 500,000 सोने के सिक्कों का आंकड़ा दिया। वास्तव में उसने अपने मन में सोचा था कि वो उस दिन 100,000 बचा सकता है, जो एक बहुत ही प्रभावशाली संख्या है, और उसने 500,000 की झूठी रिपोर्ट दी। लेकिन स्पष्टतः उन्होंने अपने लोगों को कम आंका। आजकल अमीर लोग बेवकूफ नहीं हैं। कई लोग हैं जो एक नज़र में अमीर हैं और कई कम महत्वपूर्ण अमीर लोग भी हैं। खास तौर पर होंगे बैंक ने हल्के से ये खुलासा किया कि बैंक के पीछे एक महाशक्ति है जो किसी भी ग्राहक की जानकारी का खुलासा नहीं करेगी। यहाँ तक कि महामहिम राजा को भी घर के मालिक की जानकारी तक पहुँचने का कोई अधिकार नहीं है। और बैंक ने सभी को आश्वासन दिया कि भले ही दांगा साम्राज्य अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उनका बैंक अभी भी वहाँ है और भविष्य में वे चाहे कहीं भी जाएं, जब तक उन्हें होंगे बैंक मिल जाए, वे पैसे निकाल सकते हैं। ये कारण जनता का ध्यान केंद्रित है। दांगा साम्राज्य की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि यह वास्तव में खो गया और समाप्त हो गया, तो इन अमीर लोगों को ध्यान का केंद्र बनना तय है और निश्चित रूप से उनके पास खाने के लिए अच्छे फल नहीं होंगे। यह अपरिहार्य है। लेकिन अगर उनका पैसा बैंक में है और बैंक उसे रखता है, तो यह अधिक सुरक्षित लगता है। भले ही दांगा देश अंततः टूट गया हो, उन्हें खोजने दीजिए, और यदि वे इसे पा सकते हैं, तो उनके पास क्षमता है। बेशक उससे पहले उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे मर न जाएं, अन्यथा बैंक में रखा पैसा बैंक का हो जाएगा। आखिरकार वे सभी पासबुक खुद रखते हैं,
इसलिए वे दूसरों के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते। और झांग फैंग डांगा में ऑक्स की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था, इसलिए वो माउस डाकियांग को एक व्यवसाय जोड़ने की अनुमति देने के लिए बहुत विचारशील था, जो कि होंगे शहर के पास अभी तक नहीं था। बीमा बीमा के कई प्रकार नहीं हैं, तथा फिलहाल केवल एक ही प्रकार का बीमा उपलब्ध है, जीवन दुर्घटना बीमा। इसका मतलब ये है कि जब तक आप इस दुर्घटना बीमा को खरीदने के लिए एक निश्चित राशि खर्च करते हैं, अगर वास्तव में आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपको एक निश्चित राशि का मुआवजा मिलेगा। वहीं अगर आप ये बीमा खरीदते हैं तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपकी जमा राशि स्वचालित रूप से लाभार्थी के नाम पर स्थानांतरित हो जाएगी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अमीर हैं, उन्हें भी यह बीमा पसंद आता है। उनके दिमाग वास्तव में बहुत जटिल हैं। उदाहरण के लिए, जब वे जीवित थे तो वे स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते थे कि पैसा उनके अपने हाथों में होगा, भले ही इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी उनके अपने हाथों में था। चाहे वो इंसान हो या कोई ओर्क, लालच गहरे में अंकित था। यही मानव स्वभाव है। लेकिन यदि वे मर ही जाते तो वे निश्चित रूप से आशा करते कि धन उनके वंशजों के हाथ में होगा। फिर यह एक समस्या है। अगर वे अब पैसे को भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ देते हैं तो वे अनिच्छुक होंगे। इसके अलावा इन अमीर लोगों के वंशज अभी भी बहुत हैं और संघर्ष के मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो किसी समय वे चले जाएंगे। बहुत उलझन में हूँ, और यह बीमा उनकी आंतरिक उलझन को समझने की तरह बहुत उपयुक्त है। हालांकि होंगे बैंक ने ये भी स्पष्ट किया कि केवल दुर्घटनाओं को ही गिना जाता है। वर्तमान में युद्ध के मुद्दे पर विचार करते हुए, युद्ध एक दुर्घटना है, लेकिन अगर यह रिश्तेदारों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से मारा गया था तो इसे नहीं गिना जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें ये बताना है कि बीमा खरीदें और हर जगह इसके बारे में बात न करें, अन्यथा यदि उनकी मृत्यु हो गई तो वे बदकिस्मत होंगे और बैंक भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इस संबंध में ये लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों को न बताने का वादा करते हैं, और यदि वे लीक भी करते हैं तो उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि लाभार्थी कौन है। तो उस दिन जमा किए गए 3 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त बीमा कंपनी ने अन्य 5 मिलियन स्वर्ण सिक्के भी बेचे। अभी भी कुछ लोग हैं जो हिचकिचा रहे हैं। अगर लाभार्थी का चयन अभी नहीं हुआ है तो वे और बेचेंगे। ये बीमा शुद्ध सकल लाभ है। हालांकि भविष्य में दावे अवश्य होंगे, लेकिन सभी का मरना असंभव है। केवल कुछ ही संख्या में दुर्घटनावश मौतें होती हैं। आमतौर पर इसे अर्जित किया जाना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हें यकीन है कि ये लोग नहीं मरेंगे, तो इसका कारण ये है कि झांग फैंग डांगा शहर को एक आर्थिक आक्रमण चौकी मानता है और डांगा देश को नष्ट नहीं होने देता। यदि यह वास्तव में खतरनाक है तो भले ही वो अधिक सैनिक भेजे, उसे डांगा देश को अपने पास रखना होगा। जब स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य को हराने की बात आती है तो झांग फैंग को बिल्कुल भी निश्चितता नहीं होती है, लेकिन जब डांगा साम्राज्य को रैंकिंग में बनाए रखने और समाप्त नहीं होने की बात आती है तो झांग फैंग को अभी भी यह निश्चितता है। बेशक झांग फैंग निश्चित रूप से इस तरह की बात दूसरों को नहीं बताएगा, यहाँ तक कि माउस डाकियांग को भी नहीं। झांग फैंग को डर था कि वो अपना मुंह लीक कर देगा। इसका उद्देश्य डांगा के ओर्क्स को ये जानने के बाद प्रगति करने में अनिच्छुक होने से रोकना है। आखिरकार झांग फैंग अभी भी उनसे पैसा कमाना चाहता है। वे बिना प्रेरणा के ऐसा नहीं कर सकते। 3 दिनों में डांगा स्थित होंगे बैंक सही रास्ते पर आ गया। हर दिन पैसे बचाने के लिए आने वाले लोगों की एक अंतहीन धारा होती है, और कुछ लोग ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। www.mtlnovel.com। यहाँ तक कि डाकियांग माउस ने एक वन स्टॉप सेवा भी स्थापित की है। ऐसे समय में जो लोग ऋण लेते हैं वे मूलतः व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्म सुरक्षा क्षमता में सुधार करने के लिए ऋण लेते हैं, तथा पूर्ण पैमाने पर युद्ध से पहले खुद को बचाने के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाना चाहते हैं। इसलिए माउस डाकियांग ने होंगे बैंक के बगल में 3 और दुकानें खोलीं,
जिनमें से एक हथियार और कवच बेचने वाली थी, एक खाद्य पदार्थ बेचने वाली थी और आखिरी किराने का सामान बेचने वाली थी। इस बार औद्योगिक श्रृंखला सीधे बनाई गई है। कोई व्यक्ति लोन के लिए होंगे बैंक आया था और लोन पूरा होने के बाद उसने पाया कि यहाँ की चीजें आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थीं। ये देखते हुए कि यह होंगे ब्रांड था, उसने बस यहाँ पैसे खर्च किए और सामान लेकर घर चला गया। यह एक अतिरिक्त आय है। इसी समय राजा नेबेट के साथ व्यापार शुरू हुआ। नेबेट ने $1 मिलियन के ब्याज मुक्त ऋण का उपयोग अनगिनत हथियार, कवच और भोजन खरीदने के लिए किया, जो सभी रास्ते में हैं। बंधक के रूप में शाही राजधानी के पास स्थित एक छोटे से कस्बे को एक स्वर्ण सिक्के की कीमत पर 100 वर्षों के लिए होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पट्टे पर दे दिया गया। राजा नेबेट और ड्यूक ऑफ लेमन दोनों इस बात से हैरान थे कि क्यों होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बेकार शहर किराए पर लिया। वैसे तो ये शहर राजधानी के नज़दीक है, लेकिन यह एक अच्छी लोकेशन पर है, लेकिन राजधानी के नज़दीक होने की वजह से सभी ओर्क राजधानी में रहने चले गए हैं। वैसे भी राजधानी के घरों की कीमतें महंगी नहीं हैं। अगर बेहतर विकल्प हों तो कौन यहाँ रहना चाहेगा। इस स्थान का उपयोग मूलतः गोदाम के रूप में किया जाता है तथा यहाँ आर्थिक विकास का स्तर बहुत कम है। जब राजा नेबेट ने इसे आजमाने का रुख अपनाया और कहा कि वो इस छोटे से शहर को बंधक के रूप में उपयोग करेंगे, तो दाकियांग चूह ने बिना ज्यादा सोचे सहमति दे दी। बार बार पुष्टि करने के बाद चूहा दाकियांग वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था। जब वो उस छोटे से शहर को गिरवी रखने के लिए सहमत हो गया, जिसका नाम भी नहीं था, तो राजा नेबेट ने बिना कुछ कहे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। शहर द्वारा 1 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 1 महीने के ऋण के ब्याज जितना अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए शहर को 100 साल के लिए होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किराए पर देने में कोई समस्या नहीं है। बेशक इसकी भी कुछ शर्तें हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस शहर में पूर्ण स्वतंत्रता है और उसे राजा को कर भी नहीं देना पड़ता है, लेकिन होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकता है, लेकिन छोटे पैमाने पर कुछ लोगों की भर्ती करना संभव है। आखिरकार राजा नेबेट को भी डर है कि विकास और वृद्धि के बाद प्रतिद्वंद्वी जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि प्रतिद्वंद्वी मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित दिखता है, फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इस संबंध में दाकियांग ने कहा कि निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। वो व्यापार करने आया था, लड़ने नहीं, तो फिर उसने इतने सारे सैनिकों की भर्ती क्यों की? हालांकि आवश्यक सुरक्षा उपायों की अभी भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसे राजा नेबेट पर भरोसा नहीं है, बल्कि यह है कि उसे अन्य लोगों पर भरोसा नहीं है। भविष्य में जब अन्य लोग देखेंगे कि होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ बहुत पैसा कमा रहा है, तो वे निश्चित रूप से ईर्ष्या करेंगे और इससे सावधान रहना होगा। जब मामले पर लगभग चर्चा हो गई, तो राजा नेबेट ने समझाया कि अब से यह छोटा शहर होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। नेबेट ने 10 लाख सोने के सिक्कों के ऋण से जो आपूर्ति खरीदी थी, वह पहले से ही रास्ते में थी। वो बस इंतजार कर रहा था। चूहे दाकियांग ने होंगे बैंक का मामला समझाया, उसके बाद वो इस छोटे से शहर में चला गया। वास्तव में इस छोटे से शहर का कोई नाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम होने के कारण कोई एकीकृत नाम नहीं है, इसलिए यह अंततः एक नामहीन शहर बन गया। यहाँ आने पर माउस दाकियांग ने सबसे पहला काम शहर का नाम बदलना किया। शिनचेंग, कैसा नाम है? चूहे ने अपना सिर घुमाया और पूछा। उसके बगल में वो ओक कप्तान है जिसने सबसे पहले दाकियांग और अन्य लोगों को देखा था, जिसका नाम मा क्यू है। राजा बेनेट ने मा क्यू को दाकियांग के काम को आसान बनाने के लिए दाकियांग के पास भेजा। बहुत अच्छा नाम, मार्च ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में उसने अपने दिल में सोचा कि नाम खुद चुनना बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जो परिवार को महामहिम राजा के सामने एक लोकप्रिय व्यक्ति बना सके। जिसके बारे में बोलते हुए उन्होंने न केवल होंगे बैंक में बहुत सारा पैसा बचाया, बल्कि होंगे बैंक में बीमा भी खरीदा। इस बड़े चूहे की उनकी धारणा अभी भी अच्छी है। तारीफ सुनकर
रैट दाकियांग को बहुत गर्व हुआ। झांग फैंग ने इन छोटी छोटी बातों के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई, खेलना तो उसे ही था। चूंकि स्थानीय माक्यू ने पहले ही उसका नाम बता दिया है, तो कोई समस्या नहीं है। इस नए शहर के उपयोग के संबंध में झांग फैंग ने पहले ही इसकी योजना बना ली है। इसका उद्देश्य इतना ऊंचा शहर बनाना नहीं है, बल्कि इसे ओक दुनिया के लिए एक कारखाना बनाना है। ओक देश में संसाधन अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या वास्तव में बड़ी है, और झांग फैंग के लिए ये समझना मुश्किल है कि ऐसी बंजर जगह इतनी समृद्ध कैसे हो सकती है। लेकिन झांग फैंग के लिए यह एक अच्छी जन्मजात स्थिति है, क्योंकि जानवर और मनुष्य ताकत और सहनशक्ति दोनों में बहुत अधिक मजबूत हैं। 996,007 और इस तरह की चीजें तो छोटी मोटी बातें हैं। जब तक खाना पूरा मिल रहा है, तब तक लगातार 3 दिन और 3 रात काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब उच्च गुणवत्ता वाला श्रम उपयोग में नहीं लाया जाता तो वह बर्बाद हो जाता है। अगर झांग फैंग ओक देश को आर्थिक रूप से प्रभावित या नियंत्रित करना चाहता है, तो सिर्फ एक बैंक ही काफी नहीं है, उसे एक उद्योग भी स्थापित करना होगा। डांगा देश उसके प्रयोग का पहला पड़ाव है। नए शहर का नाम बदलने से बहुत हलचल नहीं हुई। अब जबकि होंगे बैंक डांगा देश में फैल चुका है, दूसरे शहरों से भी लोग राजधानी की ओर भाग रहे हैं। कुछ लोग पैसे बचाना चाहते हैं और ज्यादातर लोग लोन लेना चाहते हैं। आखिरकार युद्ध कभी भी हो सकता है। सशस्त्र बलों को विभाजित करें और आपके पास जीतने का बेहतर मौका है। लेकिन जल्द ही नया शहर सबके सामने आ गया, क्योंकि नए शहर में ऊंची कीमतों पर श्रमिकों की भर्ती शुरू हो गई थी। यदि आप इस जगह को एक कारखाने में बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। हालांकि जियोंगबा ने पहले लोगों का एक समूह लाया था, लेकिन वे लोग अभी भी पर्याप्त नहीं हैं, और कारखाने को उच्च स्तरीय निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि स्तर समान है, बस पर्याप्त है। भर्ती में 3 दिन लगे, यहाँ तक कि राजा नेबेट भी थोड़ा हैरान रह गया। उसने प्रारंभिक गणना करने के लिए दकियांग द्वारा दी गई कीमत का इस्तेमाल किया। अगले महीने में दकियांग ने 500,000 सोने के सिक्कों का वेतन देने का अनुमान लगाया, साथ ही पत्थर और लकड़ी जैसे कुछ कच्चे माल भी। यह अनुमान है कि 1 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के हैं। ये सचमुच एक बड़ी परियोजना है। इस समय राजा नेबेट के दिल में कुछ बुरे विचार भी आए। ये होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतना समृद्ध है, अगर जल्द ही उन्होंने अपना सिर हिलाकर इस खतरनाक विचार को त्याग दिया। लाखों सोने के सिक्के दूसरे पक्ष की आंखों में बिना पलक झपकाए हैं, और वे उसे बिना ब्याज के 1 मिलियन सोने के सिक्के भी उधार दे सकते हैं। इस तरह की शक्ति, भले ही वह स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य न हो, संभवतः स्वर्गीय भेड़िया साम्राज्य के समान है। उन्हें हराने की हिम्मत करना, यानी मौत को दावत देना। दंगा साम्राज्य इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, इसका कारण उनकी विवेकशीलता नहीं है। नेबेट ने मन बना लिया कि उसे इस होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति पर्याप्त सम्मान बनाए रखना चाहिए, अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें बिना किसी कारण के उकसाना नहीं चाहिए। लेकिन नेबेट को यह नहीं पता था कि होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वास्तव में होंगे बैंक तांगा शाखा से प्राप्त धन का उपयोग किया था। दूसरे शब्दों में, होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने दांगा देश के ओर्क्स के पैसे का इस्तेमाल उन्हें वेतन देने के लिए किया। इन ओर्क को अपना वेतन मिलने के बाद वे इसे होंगे बैंक में जमा करेंगे। ये कहा जा सकता है कि यह एक पूर्ण बंद लूप बनाता है। जब तक वे अपनी सारी जमा राशि वापस नहीं ले लेते, तब तक होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास धन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से खाली हाथ है और इसका कोई मूल्य नहीं है। इसके विपरीत, होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स डांगा के ऑक्स के पैसे का उपयोग उन्हें निर्माण में मदद करने के लिए कर रहा है, और अंतिम लक्ष्य अच्छा है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो ये दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति होगी। चूंकि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए भाप इंजन जैसी मशीनरी न होने पर भी नए शहर का निर्माण अत्यंत तेजी से हो रहा है।
मात्र 1 महीने में ही पूरे शहर का नवीनीकरण हो गया है। चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें, ऊंची और खूबसूरत इमारतें और उनके बगल में वांगडू चित्रकला की शैली से बिल्कुल अलग है। नए शहर का निर्माण पूरा होने के बाद राजा बेनेट एक बार उनसे मिलने आए। कुछ समय के लिए उन्हें नए शहर में रहने वाले ऑक्स से अचानक ईर्ष्या होने लगी। वे इतनी अच्छी जगह पर कैसे रह सकते थे? इसे सही तरीके से कहें तो यह नया शहर राजा से बेहतर लगता है, सिवाय पैमाने और लोगों की संख्या के। ये राजा से बेहतर है। यहाँ तक कि राजा नेबेट को भी लगता है कि अनगिनत पत्थरों से बना उनका महल यहाँ नहीं है, सुंदर घर। मिश्रित भावनाओं के साथ नेबेट चले गए और ड्यूक ऑफ लेमन वहीं रुक गए। वह राजा नेबेट से अलग है। राजा को राजधानी में रहने की जरूरत है और वो लापरवाही से बाहर नहीं जा सकता, खासकर इस समय जब कोई आपात स्थिति हो तो दूसरे आपको ढूंढ नहीं सकते। लेकिन वो अलग है, वो एक साधारण ड्यूक है जो जहां चाहे जा सकता है। जब रमन ने नए सिरे से तैयार शहर को देखा तो उसने तुरंत अपना मन बना लिया। वह पहले से ही नए शहर में रह रहा था। रमन को सुंदर दिखने के अलावा बहुमुखी प्रतिभा भी पसंद है। वहाँ हर तरह की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ हर तरह की छोटी मोटी चीजें मिलती हैं, शराब की दुकानें हैं जहाँ बढ़िया शराब मिलती है, और सुपरमार्केट हैं जहाँ खाने पीने की चीजें मिलती हैं, इत्यादि। इस तरह की योजना सिर्फ व्यवस्थित होती है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। ये बहुत सुविधाजनक है। ये देखकर कि रमन वास्तव में यहीं बसना चाहता था, चूहा डाकियांग अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। क्या शहर अच्छा है? क्या ये सबसे बुनियादी बात नहीं है? ये पूरी तरह से श्री झांग फैंग के न्यूनतम मानकों के अनुसार बनाया गया है और यह केवल कुछ कार्यों की गारंटी दे सकता है जो सुंदरता के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। हालांकि डाकियांग ने मना नहीं किया। चूंकि रमन यहाँ रहने को तैयार है, इसलिए उसे रहने दो, बस विज्ञापन के समय पर। इन दिनों दकियांग रैट को ये भी पता चल गया है कि इस ऑक देश में, जिसे बेनेट ऑक महाद्वीप कहता है, अधिकांश संसाधन अत्यंत बंजर हैं। खास तौर पर भोजन और खाद्यान्न। कठोर जलवायु के कारण इन फसलों की उत्तरजीविता दर बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर वे बच भी जाते हैं तो उत्पादन बहुत कम होता है। इसके अलावा ओर्क्स की भूख बहुत अधिक होती है और यहाँ भोजन और भी अपर्याप्त है। हालांकि एक चीज है जो मनुष्यों से अलग है, शायद यह उनके बड़े आकार की वजह से है। हालांकि ऑक खा सकते हैं, वे भूखे भी रह सकते हैं। मनुष्य अगर कुछ दिनों तक न खाएं तो भूख से मर सकते हैं, लेकिन ऑक के लिए वो आधे महीने या महीने में एक बार भी मर सकता है। यही कारण है कि ये ओर्क्स इतने दुबले पतले और पूरी तरह भूखे हैं। भोजन के अलावा यहाँ जल संसाधन भी अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। मैंने सुना है कि यहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पर सीरियस साम्राज्य का कब्जा है और दूसरे देशों के ओर्क्स को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस वजह से कई ओर्क्स के पास उपयुक्त ताज़ा पानी नहीं है। बेशक बारहमासी बर्फ जमा होने के कारण बर्फ पिघल गई है और यह पीने योग्य है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ये साफ और सफ़ेद बर्फ एक बार पिघलने के बाद गंदी चीजों से भर जाती है। बीमार एक ऑक के शक्तिशाली शरीर के साथ भी वो इसे सहन नहीं कर सकता। भोजन और पानी के अतिरिक्त एक और संसाधन यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वह है अयस्क। कितना? इस छोटे से नए शहर के आसपास, जिसे पहले कभी प्यार नहीं मिला, 10 से अधिक खनन क्षेत्र हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा अयस्क, सीसा अयस्क, मिट्टी अयस्क वगैरह। लेकिन ये खदानें ओर्क्स की नज़र में बेकार हैं। सोने और चांदी को छोड़कर अन्य अयस्कों का खनन शायद ही कभी किया जाता है, जब तक कि उनका खनन विशेष रूप से बड़े पैमाने पर न किया जाए। यहाँ तक कि तांबे की खदानें, जो तांबे के सिक्कों के लिए कच्चा माल हैं, भी विकसित होने को तैयार नहीं हैं। कारण बहुत सरल है, तांबे की खानों के खनन की लागत प्राप्त अंतिम तांबे के सिक्कों की तुलना में अधिक हो सकती है। सोने और चांदी के खनन के अलावा अन्य खदानों को नुकसान नहीं होगा, अन्य खदानें मूलतः घाटे में हैं। बेशक
अगर खदान का पैमाना विशेष रूप से बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे दर्जनों या सैकड़ों वर्षों तक लगातार खनन किया जा सकता है, तो अभी भी कुछ लाभ है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी बड़ी खदानों पर भी सीरियस साम्राज्य का कब्जा है। शेष कुछ को अन्य देशों द्वारा भी विभाजित किया गया है, जैसे कि डांगा साम्राज्य। यहाँ कई खदानें हैं, लेकिन वे सभी छोटी खदानें हैं जो बेस्वाद और त्याग दी गई हैं, और सख्त अर्थों में कोई बड़ी खदान नहीं है। छोटी खदानों से पैसा नहीं बनता, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी और ऐसा करने को तैयार नहीं है। वास्तव में चूहा डाकियांग भी इन खदानों को नहीं चाहता था, क्योंकि वे वास्तव में बहुत छोटे थे और उनसे सबसे अधिक लाभ नहीं हो सकता था। लेकिन झांग फैंग ने उससे कहा कि वो केवल अस्थायी लाभ और हानि को नहीं देख सकता। अब अगर आप एक नया शहर बनाना चाहते हैं, तो आप इन छोटी खदानों से ही शुरुआत कर सकते हैं, कोई विकल्प नहीं है। जब नया शहर बड़ा हो जाता है, तो आप दूसरे ऑक से या फिर सिरियस साम्राज्य से भी बड़ी खदानें खरीद सकते हैं। झांग फैंग का मानना है कि जब तक कीमत तय है, कोई भी मना नहीं करेगा। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि ये छोटी खदानें पैसा नहीं कमा सकती, ये पूरी तरह से झांग फैंग के विचार से बाहर है। डाकियांग माउस से मिली खबर के माध्यम से झांग फैंग को पता चला कि ये सभी ऑक्स इन छोटी खदानों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर सकते थे। एक तो ये कि प्रगलन विधि पिछड़ी हुई है, जिसमें खपत अधिक और उत्पादन कम होता है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ खनन का कोई उचित तरीका नहीं है, लोग थक चुके हैं, लेकिन खदानों से ज्यादा खनन नहीं होता। और ये समस्याएं झांग फैंग के लिए केवल छोटी समस्याएं ही मानी जा सकती हैं। उनके पास समृद्ध खनन अनुभव है और वे इन्हें बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए झांग फैंग ने रेड डाकियांग से कहा कि वो सबसे पहले आसपास की सभी खदानों को हटा दे, चाहे वो खनन के लायक हो या नहीं, पहले उन्हें हटा दे। और नेबेट ने सुना कि डाकियांग वास्तव में खनन व्यवसाय करना चाहता था, और वो कुछ देर के लिए यह नहीं समझ पाया कि रोए या हंसे। अगर इन खदानों का खनन किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से डांगा के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे रोजगार सृजित होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पिछले अभ्यास से देखते हुए वे उदार हैं और निश्चित रूप से कुछ ऑर्क्स की रहने की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। लेकिन होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नजरिए से क्या होगा यदि वे यह निर्णय लेने के बाद कि इन खदानों से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, खेलना बंद कर दें? इतने मजबूत साथी के साथ नेबेट नहीं चाहता कि वे चले जाएं। इसलिए नेबेट ने एक समझौता तरीका सोचा। जब तक होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो खदानें पसंद हैं, वे सभी उन्हें कम कीमत पर बेच दी जाएंगी। ये खदानें वास्तव में ज्यादा मूल्य की नहीं हैं, और नेबेट को होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर अच्छी छाप छोड़नी है। इस संबंध में चूहा डाकियांग ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। वो सस्ता होने के लिए उत्सुक था और वो थोड़ा बचा सकता था। जल्द ही राजधानी के पास की खदानें, चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सौंप दी गईं। इस बार हमने खनिकों की भर्ती की www.mtlnovel.com, और वे निर्माण श्रमिकों के समान थे। ऑर्क्स के लिए खनन मुश्किल नहीं था। इसलिए जब मैंने सुना कि होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स खनन श्रमिकों की भर्ती कर रहा है, तो जिन लोगों ने पहले इस मिठास का स्वाद चखा था, वे जल्दी से साइन अप करने लगे। जो लोग पहले चूक गए थे, वे इस अवसर को फिर कभी नहीं चूकने देंगे। रेड डाकियांग ने खनिजों पर शोध करते समय लोगों की भर्ती की। उसे इन सभी बारूदी सुरंगों का पता लगाना होगा और फिर झांग फैंग को खबर बतानी होगी, और फिर झांग फैंग निर्णय लेगा। जल्द ही रेड डाकियांग की खबर होंगे शहर तक पहुंच गई। सर, इन खदानों के अलावा मुझे एक बहुत ही अजीब खदान भी मिली है। इस खदान में कुछ काले चिपचिपे तरल पदार्थ हैं। इसकी बहुत बुरी गंध आती है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन ये जल सकता है। यहाँ के जानवर इसे काला तेल कहते हैं, और वे सभी इसे वापस ले जाते हैं और इसे जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं।